तो दोस्तों आज मैं कवर करने वाला हूँ तेंसुरा का मंगा और भाई हम इसमें देखने वाले हैं डीमन लॉर्ड लियोन और भाई हम सबका फेवरेट कैरेक्टर डियाब्लो, वो भी भाई इस चैप्टर में वापस आ रहा है। तो भाई वीडियो शुरू होने से पहले यहाँ पे वीडियो को लाइक और हाइप अप भी कर देना ताकि ज्यादा लोगों तक पहुंच पाए। तो ठीक है, अभी अपना चैप्टर शुरू करते हैं। तो भाई हमें शुरुआत में बताया जाता है कि यहाँ पे दुनिया में सिर्फ 4 ड्रैगन एग्जिस्ट करते थे और जिसमें से जो पहला ड्रैगन था वो भाई यहाँ पे अर्थ पे आके एक औरत के साथ शादी करता है और उसके साथ उसका बच्चा होता है और उसको हम ड्रैगन प्रिंसेस के नाम से जानते हैं, मतलब अपनी मिलिम। लेकिन उसके बाद हमें बताया जाता है कि जो ट्रू ड्रैगन था उसने लगभग अपनी पूरी ताकत मिलिम को दे दी थी और उसके बाद जो बची कुछ पावर थी उसको क्रिस्टलाइज करके उसने एक मिनी ड्रैगन बनाया था जैसे कि उसका बॉडी डबल हो। तो उसके बाद यहाँ पे जो मिलिम थी मतलब ड्रैगन प्रिंसेस थी वो भाई उसके पेरेंट्स के साथ बड़ी नहीं हुई थी, बल्कि वो जो मिनी ड्रैगन था उसके साथ वो बड़ी हुई थी। और यहाँ पे हम देखते हैं कि ये दोनों हमेशा साथ में ही रहते हैं और साथ में ही खेलते हैं जैसे कि दोनों भाई बहन हो। लेकिन भाई ये दिन बहुत ही जल्दी खत्म हो जाते हैं क्योंकि एक बड़ा किंगडम जो कि बहुत ही पावरफुल था उस टाइम पे वो भाई यहाँ पे मिलिम को कंट्रोल करने के लिए उस मिनी ड्रैगन को खत्म कर देता है। और भाई उस ड्रैगन को खोने की वजह से मिलिम बहुत ही गुस्से में आ जाती है और जो उसके फादर ने उससे पावर दी थी वो भाई गुस्से की वजह से और भी ज्यादा बढ़ती है और सामने आती है। तो भाई उस चक्कर में यहाँ पे वो बस उस असैसिन को नहीं खत्म करती बल्कि वो पूरा किंगडम ही खत्म कर देती है। लेकिन फाइनली यहाँ पे जब डीमन लॉर्ड और एक स्पिरिट क्वीन सामने आती है तब जाके वही वो दोनों यहाँ पे उसे रोकते हैं। मतलब भाई यहाँ पे अपना जो डीमन लॉर्ड ग्राय क्रिम्सन है और जो अपनी रामिलिस है यहाँ पे इन दोनों की बात हो रही है। लेकिन उसके बाद भाई जो मैजिकल किंगडम था वो ऑलरेडी पूरा का पूरा फिनिश हो चुका था। लेकिन यहाँ पे मिलिम ने ये जानबूझ के नहीं किया था, लेकिन भाई उसके बावजूद भी हजारों लोग यहाँ पे मारे गए थे। तो उस वजह से सबको पता है जब इतने लोग मारे जाते तो भाई तुम डीमन लॉर्ड में अवेकन हो सकते हो। तो यही चीज मिलिम के साथ भी होती है। तो भाई ये जो मिरेकल था ये यहीं पे नहीं रखता क्योंकि हम सबको पता है जब यहाँ पे रिमोरो डीमन लॉर्ड में ट्रांसफॉर्म हुआ था तो भाई सबके सब लोग जो मारे गए थे वो भी भाई उनका रिजरेक्शन हुआ था। तो वही चीज यहाँ पे उसका जो ड्रैगन है वो भी खत्म हुआ था उसी के साथ होती है। लेकिन भाई प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे मिलिम खुश तो हो जाती है लेकिन वो ड्रैगन पहले जैसे नहीं होता क्योंकि भाई वो ड्रैगन अभी बहुत ही इविल और ओमिनस हो चुका है। क्योंकि हम सबको पता है कि रिमोरो के टाइम पे जो सोल थी सबकी वो वहीं पे थी बैरियर की वजह से। लेकिन भाई यहाँ पे ऐसा कोई भी सीन नहीं था, उस वजह से उसकी जो सोल है उस ड्रैगन की वो भाई जा चुकी है और वो अभी ट्रांसफॉर्म हो चुका है एक केओस ड्रैगन में। लेकिन यहाँ पे किसी को भी पता नहीं चलता कि भाई ये ड्रैगन इतना गुस्से में क्यों है, क्योंकि भाई वो सबके ऊपर अटैक करता है। क्या वो इस वजह से गुस्सा है क्योंकि वो बदला लेना चाहता है उसकी मौत का, या फिर यहाँ पे मिलिम सैड हो चुकी है उस वजह से वो सबको तबाह कर रहा है। इनमें से कोई भी चीज कंफर्म नहीं होती। तो भाई यहाँ पे वो सबको तबाह करते हुए जाता है। लेकिन ये सिचुएशन वैसे ही होती है जहाँ पे मिलिम ने गुस्से में आकर सबको तबाह किया था उसी तरह ये ड्रैगन भी यहाँ पे बिहेव करता है। लेकिन हम यहाँ पे बहुत सारे लोगों को भागते हुए देखते हैं लेकिन उनके बीच से मिलिम होती है कि भाई जिसे पता चल चुका है कि ये जो ड्रैगन है वो अभी उसका पुराना दोस्त नहीं है तो उस वजह से उसे अभी खत्म करना पड़ेगा। तो भाई उसी के हाथों से यहाँ पे मिलिम उसके दोस्त को सील कर देती है। और भाई यही बहुत ही जानी मानी स्टोरी है जिसकी वजह से मिलिम जानी भी जाती है और जो की पास हुई थी लैंड ऑफ थैलियन में, जो की भाई हमने पहले भी सुनी थी। और यहाँ पे उसके बाद हम रिमोरो का सीन देखते हैं जहाँ पे वो याद करता है कि कैसे उसे वेल्डोरा ने बताया था केओस ड्रैगन के बारे में, जो कि भाई पहले एक स्पिरिट ड्रैगन हुआ करता था। लेकिन जब वो ड्रैगन मरा तो भाई उसका ड्रैगन फैक्टर पूरे रियल में मतलब पूरी दुनिया में स्कैटर हो गया। तो भाई उस वजह से जो लेसर ड्रैगन है मतलब जो अपन नॉर्मल ड्रैगन देखते हैं अपने 4 मेन ड्रैगन को छोड़ के, तो भाई उसी की वजह से ये बाकी के ड्रैगन पैदा हुए। मतलब अगर भाई ये ड्रैगन नहीं मरता तो बाकी के जो ड्रैगन है वो भी पैदा नहीं होते। तो उसके बाद भाई मिलिम कहती है कि यही मेरा फ्रेंड है जिसके बारे में बात कर रही थी। तो भाई यहाँ पे रिमोरो कहता है कि तुम्हारा दोस्त कुछ ज्यादा ही बड़ा है। तो यहाँ पे मिलिम कहती है कि ये अभी कंटिन्यूसली ग्रो हो रहा है क्योंकि ये जो इसके सराउंडिंग की मैजिकल्स है वो उसको कंटिन्यूसली सक कर रहा है, तो उस वजह से वो इतना बड़ा हो चुका है कि मैं भी अभी उसे सील नहीं कर पा रही हूँ। लेकिन उसके बाद मिलिम ये भी कहती है कि अगर हमने इसे यहीं पे छोड़ दिया तो ये सब तबाह कर देगा। लेकिन उसके बाद वो कहती है कि मैं तब भी मेरे ओल्ड फ्रेंड को यहाँ पे खत्म नहीं कर सकती। तो यहाँ पे भाई रिमोरो सोचता है ये सुनने के बाद कि उसे भी पता है कि भाई मिलिम जो है वो इस ड्रैगन को खत्म कर सकती है आराम से, लेकिन वो उसका फ्रेंड है तो वो यहाँ पे करना नहीं चाहती और कर भी नहीं सकती। तो यहाँ पे वो भी सोचता है कि भाई वो यहाँ पे मिलिम को फोर्स नहीं करेगा। लेकिन तभी उसके ऊपर उस ड्रैगन के ऊपर उसे चमकती हुई चीज दिखती है। तो वो सोचता है कि आखिर ये है क्या। तो भाई रवाल्जन से उसे जवाब देती है कि ये शायद उस स्पिरिट ड्रैगन की सोल हो सकती है। तो यहाँ पे अपना रिमोरो सोचता है कि एक मिनट, अगर एक ड्रैगन जब वो मरता है तो तभी उसकी सोल चली जाती है और उसी की वजह से भाई ये केओस ड्रैगन बना है, तो यहाँ पे सोल कैसे हो सकती है उसके पास। तो भाई यहाँ पे अपने रफालसन से एक्सप्लेन करते हैं कि ये जो फेरी टेल है, ये जो कहानी हमने सुनी है जो कि भाई हमको इरेन ने बताई थी, तो वो एक कहानी की तरह थी, मतलब उसमें सारी चीजें सच नहीं थी। तो उस वजह से अभी एनालिस करने के बाद ये पता चल चुका है कि इसके अंदर, इस ड्रैगन के अंदर उसकी सोल और उसकी एस्ट्रल बॉडी अभी भी एग्जिस्ट करती है। लेकिन उसके बाद वो बताती है कि यहाँ पे जो स्पिरिचुअल बॉडी है उसको ज्यादा डैमेज नहीं मिला है, लेकिन उसके जो एस्ट्रल बॉडी है वो भाई पूरी करप्ट हो चुकी है, मतलब मैक्सिमम पार्ट उसका करप्ट हो चुका है। तो यहाँ पे अपना रिमोरो सोचता है कि ये शायद करप्शन मारियाबेल की वजह से हुआ है क्योंकि भाई उसने उसकी स्किल यूज किया है अवेरिस। लेकिन यहाँ पे उसके बाद रिमोरो सोचता है कि देखो भाई उसे डैमेज तो मिला है लेकिन उसकी सोल अभी भी एग्जिस्ट करती है। मतलब यहाँ पे रिमोरो कुछ ना
कुछ कर सकता है। लेकिन तभी यहाँ पे रीमोरू मिलिम से कहता है कि तुम उसके ऊपर एक ड्रैगो बस्टर का अटैक करो। तो भाई यहाँ पे मिलिम सोचती है कि क्या तुम सच में चाहते हो कि मैं ऐसा करूँ, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे एक कमजोर अटैक करती तो उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर मैं पूरा पावर इस्तेमाल करती हूँ तो भाई वो खत्म ही हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे रीमोरू उससे कहता है कि क्या तुमने कंट्रोल करना नहीं सीखा मिलिम, क्योंकि बहुत टाइम से वो इनके साथ है तो भाई वो थोड़ी चीजें सीख चुकी है। तो यहाँ पे वही चीज यहाँ पे रीमोरू उससे कहता है कि तुम्हें बस उस केओस ड्रैगन की कोर को अवॉइड करना है और उसके सराउंडिंग को अटैक करना है, जैसे कि हमने चैरिब्डिस के साथ किया था। क्योंकि यहाँ पे देखो वो अपना पूरा ट्राई कर रहा है खुद को बचाने के लिए, लेकिन शायद तुम्हें भी यही करना चाहिए। तो तभी भाई यहाँ पे ये सुन के मिलिम तैयार हो जाती है और कहती है कि मैं तुम पे पूरा भरोसा करती हूँ रीमोरू, और भाई वो तैयार हो जाती है। और तभी उसके बाद भाई ये सुनते ही रीमोरू उधर से निकल जाता है और वो सोचता है कि भाई ये उसके दिल के लिए बहुत ही दिक्कत वाली चीज है, क्योंकि अगर ये चीज मेसअप हो गई, मतलब भाई ये चीज काम नहीं करती, तो भाई यहाँ पे मिलिम को बहुत बुरा लगने वाला है। लेकिन उसके बाद वो सोचता है कि और कोई ऑप्शन भी नहीं है, इस वजह से हमें ये करना ही पड़ेगा। भाई तभी उसके बाद हम देखते हैं कि रीमोरू उस ड्रैगन के ऊपर आ चुका है और भाई वो भी रफाल सेंसे के साथ तैयार होता है, और दूसरी तरफ मिलिम भी उसका अटैक तैयार करती है और वो उसके फ्रेंड से कहते हैं कि इन तारों की चमक शायद तुम्हारी आंखें खोल दे। और तभी भाई वो अटैक करती है ड्रैगो बस्टर, और हम देखते हैं कि भाई ये बहुत ही वाइड रेंज अटैक है, जैसे कोई तारे गिर रहे हो। और तभी हम देखते हैं कि ड्रैगन के ऊपर अटैक हो चुका है, लेकिन भाई तब भी ये अटैक उसको लग नहीं रहा है, क्योंकि यहाँ पे रीमोरू भी वो देख के एक्सप्लेन करता है कि मिलिम ने जो अटैक किया वो बहुत ही हेवी है, लेकिन उसके बावजूद भी जो केओस ड्रैगन है वो भाई उस अटैक को ब्लॉक कर रहा है उसके ओमिनस बैरियर की वजह से। लेकिन तभी भाई यहाँ पे रीमोरू भी काम करना शुरू कर देता है और वो उसके बॉडी के अंदर उसका जो कोर है उसे ढूंढना शुरू कर देता है, और उसके बाद उसे फाइनली वो कोर मिलता है। लेकिन वो देखता है कि भाई वो मारेबेल की स्किल की वजह से पूरा करप्ट हो चुका है, और उसके बाद वो कहता है कि अगर मैं इसे प्यूरिफाई नहीं करता हूँ तो ये बहुत ही हार्ड होगा इसको रिकवर करना। लेकिन तभी भाई हम देखते हैं कि उसका जो कोर है जो कि भाई करप्ट हो चुका था, उसके ऊपर की जो ग्रिड है वो भाई निकल जाती है। तो तभी यहाँ पे रफाल सेंसे कहते हैं कि यहाँ पे जो यूकी है उसने फाइनली मारियाबेल रोजो को खत्म कर दिया, उस वजह से भाई उसकी जो स्किल है वो भी नॉर्मल हो चुकी है। लेकिन तभी भाई यहाँ पे रीमोरू मिलिम से कहता है कि तुम अपना जो अटैक है उसका आउटपुट बढ़ा सकती हो। तो भाई यहाँ पे मिलिम कहते हैं कि क्या सच में? लेकिन उसके बाद यहाँ पे रीमोरू कहता है कि तुम बिल्कुल ऐसा कर सकती हो, क्योंकि मैंने इस ड्रैगन का जो कोर है उसे सिक्योर कर लिया है। तो भाई ये सुन के अपने मिलिम खुश हो जाती है। लेकिन उसके बाद हम देखते हैं मिलिम को जो कि भाई फाइनली अपना बहुत ही बढ़िया अटैक तैयार करती है, जिसका नाम होता है ड्रैगो नोवा, और भाई ये वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल अटैक है मिलिम का। लेकिन उसके बाद यहाँ पे रीमोरू इस सीन को देखता है और वो सोचता है कि मैंने इसे कहा तो था कि तुम तुम्हारा आउटपुट बढ़ा दो, लेकिन उसने ये कभी नहीं सोचा था कि भाई वो इस लेवल तक उसका आउटपुट बढ़ा सकती है। लेकिन भाई तभी उसके सामने एक सीन होता है और यहाँ पे मिलिम कहती है कि रीमोरू ये बहुत ही बैड न्यूज है, क्योंकि ये जो हमारे सामने चीज है वो भाई अभी फूटने वाली है, क्योंकि यहाँ पे जो मिलिम का अटैक था और उस ड्रैगन का जो बैरियर था उसकी एनर्जी भाई कंप्रेस हो चुकी है और उस वजह से उसको जाने का रास्ता नहीं मिल रहा। तो अभी भाई वो वहीं पे एक्सप्लोड होने वाली है। लेकिन भाई अपना रीमोरू तैयार होता है और वो यहाँ पे इस्तेमाल करता है बिजल बब, और भाई वो पूरे अटैक को ही और उस बैरियर को भी एक साथ निकल लेता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि भाई ये सीन कंप्लीट हो चुका है और वहाँ पे उसके बाद आती है मिलिम और वो पूछती है कि क्या अभी सब कुछ खत्म हो चुका है? तो यहाँ पे अपना रीमोरू कहता है कि नहीं, सब कुछ तो नहीं, क्योंकि तुम्हारा जो फ्रेंड है उसके बारे में हमें कुछ करना पड़ेगा। और तभी हम इन दोनों को देखते हैं और यहाँ पे मिलिम पूछते हैं कि आखिर ये रीमोरू के हाथ में क्या है? तो उसके बाद वो देखती है कि ये तो एक सीडोसोल है जो कि भाई हमने पहले देख रखा है, इनके जो अवतार्स है वो भाई इसी मैकेनिज्म पे बने हैं। तो उसके बाद यहाँ पे रीमोरू कहता है कि मैंने उस केओस ड्रैगन का जो सोल है वो ऑलरेडी इसमें डाल दिया है, लेकिन अभी भी ये अच्छी न्यूज नहीं है, क्योंकि भाई उसे कोई भी रिएक्शन नहीं मिलता उस सीडोसोल से। तो उसके बाद वो कहता है कि अगर वो उसमें हार्ड कोर नहीं रखता तो भाई जो कि मास्टर कोर है उसके बिना ये चीज काम नहीं करेंगी। तो उसके बाद वो मिलिम से कहता है कि क्या तुम्हारे फ्रेंड का कोई नाम है? तो भाई यहाँ पे मिलिम सोचती है कि ऐसा तो कुछ भी नहीं था, क्योंकि भाई उसे याद भी नहीं आता। लेकिन उसके बाद वो तुरंत याद करती है कि वो हमेशा से उसे गाया कहना चाहती थी। तो भाई उसने अभी तक नाम नहीं दिया था, लेकिन वो हमेशा उसे इसी नाम से पुकारना चाहती थी। तो भाई यहाँ पे रीमोरू सुनते ही कहता है कि ये बहुत ही बढ़िया नाम है, तो भाई गाया तुम्हें अभी उठ जाना चाहिए, नहीं तो तुम्हारी जो फ्रेंड है वो वही रोना शुरू कर देगी। तो तभी भाई रीमोरू यहाँ पे उस मास्टर कोर और सीडोसोल को मिला देता है और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे ये दोनों चीजें मर्ज हो चुकी है। और भाई वहाँ पे रीमोरू मिलिम से कहता है कि फाइनली ये चीज वर्क हो चुकी है और वो महसूस कर सकता है कि उसने जो बॉडी बनाई थी मास्टर कोर के साथ, तो भाई उसके अंदर वो गाया का प्रेजेंस फील कर सकता है। और उसके बाद वो कहता है कि ये अभी भी एक अंडे के शेप में है, तो उससे भाई ट्रांसफॉर्म होने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो भाई ये सुन के मिलिम बहुत ही इमोशनल और खुश हो जाती है। लेकिन उसके बाद हम देखते हैं कि भाई रीमोरू को वो हक कर लेते और कहते हैं कि थैंक यू, क्योंकि हमेशा मैं जब तुम पे चीजें छोड़ देती हूँ तो सब कुछ ठीक ही हो जाता है। तो यहाँ पे रीमोरू सोचता है कि इसकी स्माइल देखने के बाद ही वो खुश हो चुका है और ये वर्थ इट भी है, जो कि उसने ये सारी मेहनत की है उस वजह से। तो भाई यहाँ पे रफाल सेन से भी हाँ कहती है इस चीज के लिए। और उसके बाद भाई ये दोनों वापस भी चले जाते हैं। लेकिन उसके बाद अपना सीन शिफ्ट होता है कुछ दिनों बाद यूकी और कगाली के बीच, और यहाँ पे कगाली कहती है कि ये कितनी पागलपन वाली बात है। तो भाई यहाँ पे यूकी को समझ नहीं आता और वो कहता है कि क्या तुम यहाँ पे रीमोरू के बारे में बात कर रहे हो? तो वो कहती है कि मैं रीमोरू के बारे में नहीं बॉस,
तुम्हारे बारे में बात कर रही हूँ, क्योंकि वो कहते हैं कि तुमने किसी और की स्किल चुरा ली है, जो कि भाई मारियाबेल की स्किल उसने चुराई है, वो उस बारे में बात कर रही है। तो यहाँ पे अपना यूकी कहता है कि देखो मैंने चुराई नहीं है, बल्कि वो जो स्किल थी अवारिस उसने खुद मुझे चुना है, लेकिन उसके बावजूद भी मैं यहाँ पे रीमोरू को हरा नहीं पाया। लेकिन उसके वजह से अभी उसने सारी चीजें भाई मारियाबेल के ऊपर डाल दी है, मतलब वो अभी क्लीन चिट हो चुका है। लेकिन उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे कगाली को, और वो कहती है कि मुझे वो लड़की बहुत ही बेवकूफ लगी, क्योंकि उसने ये सोचा ही नहीं अगर वो यहाँ पे डीमन लॉर्ड रीमोरू को खत्म कर दिया तो भाई जो स्टॉर्म ड्रैगन वेल्डोरा है वो भाई सबको खत्म कर देगा, और अगर तुम उसी तरह केओस ड्रैगन को कंट्रोल करती हो तो भाई जो मिलिम है वो सबको खत्म कर देगी। तो यहाँ पे यूकी कहता है कि यही तो मेन चीज है, क्या तुम्हें पता चला कि आखिर मारियाबेल ने ऐसा क्यों किया? तो यहाँ पे कगाली से वो कहता है कि उसे बैकअप था गॉड लुमिनस का, इस वजह से उसने ऐसा किया। तो भाई ये सुन के यहाँ पे कगाली कहती है कि बॉस क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है, आखिर तुम बात कैसे कर रहे हो? तो भाई यहाँ पे अपना यूकी जो है वो एक्सप्लेन करता है कि देखो मारियाबेल जो है वो बहुत ही शातिर है, मतलब वो ऐसी चीज कभी नहीं करेंगे जिसके बारे में उसे पता ना हो, क्योंकि अगर उसने प्रेडिक्ट कर लिया होगा कि कैसे कितना डैमेज होगा और कितना प्रॉफिट होगा, तो उस वजह से उसने ये सारी चीजें की है। तो उसके बाद कगाली जवाब देती है कि क्या उसने ये सोचा कि लुमिनस आके वेस्टर्न नेशन को प्रोटेक्ट करेगी और उस वजह से ये सारे लोग बच जाएंगे? तो यहाँ पे यूकी कहता है कि तुम बिल्कुल सही सोच रही हो, क्योंकि मारियाबेल ने पहले ये फिगर आउट कर लिया था कि अगर यहाँ पे वो अटैक भी करते हैं, मतलब विलियम और वेल्डोरा, तो उसके बावजूद भी यहाँ पे लुमिनस इस वेस्टर्न नेशंस को प्रोटेक्ट करेगी, तो उस वजह से वो इन दोनों के अटैक के बावजूद भी भाई उसका जो एम्पायर है वो खड़ा कर सकती है। तो उसके बाद यूकी कहता है कि अगर तुम्हें मुझ पे अभी भी भरोसा नहीं हो रहा तो एक बात बताओ कि जो डीमन लॉर्ड वैलेंटाइन था, जिसको भाई हम वैम्पायर्स का लीडर भी कहते हैं, वो अभी मर चुका है, लेकिन अभी भी ऑक्टाग्राम के अंदर एक डीमन लॉर्ड वैलेंटाइन अभी भी जिंदा है। वो कैसे हो सकता है? क्योंकि यहाँ पे लैपलास ने जिसको खत्म किया था तब वो भाई एक स्टैंड इन था, मतलब एक डुप्लीकेट था, क्योंकि यहाँ पे जो उनका ओरिजिनल लीडर है लुमिनिज्म का वो है लुमिनस वैलेंटाइन, जो कि गॉड भी है और डीमन लॉर्ड भी। तो भाई ये चीज यहाँ पे कगाली को समझ में आ जाती है। लेकिन उसके बाद भाई यहाँ पे यूके एक्सप्लेन करता है कि मारियाबेल ने जो लोग लाए थे उसके साथ काम करने के लिए, वो भाई यहाँ पे होली मैजिक को इस्तेमाल कर रहे थे। तो इसका मतलब ये है कि इससे प्रूफ हो जाता है कि एक तो रोजो फैमिली या फिर ग्रांडबेल रोजो का बहुत ज्यादा कनेक्शन है गॉड लुमिनस के साथ। तो तभी भाई कगाली ये सुन के समझ जाती है और वो कहती है कि ठीक है, शायद हमें थोड़े टाइम के लिए हमें शायद रोजो फैमिली से दूरी बनाए रखनी चाहिए। तो भाई यहाँ पे यूके भी कहता है कि तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, और शायद मुझे लगता है कि हमें अभी ईस्टर्न साइड में शिफ्ट होना चाहिए। तो भाई यहाँ पे कगाली कहती है कि शायद तुमने पहले ही प्लान सोच रखा है और पूरी प्लानिंग भी कर ली इसके बारे में। तो यहाँ पे यूकी हंसते हुए कहता है कि बिल्कुल मैंने कर लिया है, क्योंकि मुझे दुनिया का किंग बनना है। तो भाई यहाँ पे कगाली थोड़ी शॉक भी होती है, लेकिन उसके बाद वो हंसती है कि हाँ तुमने ऐसा कुछ कहा था, और शायद ये सुन के यहाँ पे क्लेमैन भी खुश होगा। और उसके बाद यहाँ पे यूकी कहता है कि अगर मैं किंग बन गया तो यहाँ पे सारी चीजें मेरी होगी और अपने हिसाब से हम जी पाएंगे। और उसके बाद हम देखते हैं भाई यहाँ पे रीमोर को, जो कि ऑफिस के अंदर बैठा है, और वो याद करता है कि कैसे यहाँ पे यूकी ने उसे इन्फॉर्म किया था कि मारियाबेल ने खुद को सेल्फ डिस्ट्रक्ट करके नीचे बॉटम फ्लोर पे खुद को उड़ा दिया, और उस वजह से भाई जो रियून थी वो भी नीचे की तबाह हो चुकी है, और वो उसी दौरान यहाँ पे रीमोरू को भी खत्म करना चाहती थी। तो इस वजह से यहाँ पे रीमोरू को थोड़ा बुरा भी लगता है। लेकिन उसके बाद वो बताता है कि उसने कगाली के साथ डिस्कस करके उस रियून का जो रिपेयर और रिस्टोरेशन है वो भी भाई डिसाइड कर लिया है, क्योंकि वहां पे जो आर्टिफैक्ट उनको मिले थे वही भाई वो उसको रिपेयर करके वहां पे लगाएंगे, और उसके वजह से वो एक टूरिस्ट अट्रैक्शन भी बन जाएगा, और भाई वो मैजिक ट्रेन को भी वहां पे लगाएगा ताकि लोग भाई वहां पे जा सके। लेकिन उसके बाद यहाँ पे रीमोरू सोचता है कि चलो ये बातें तो होगी, लेकिन वो सोचता है कि शायद अभी यूकी के ऊपर जो उसका शक था वो भाई फाइनली क्लियर हो चुका है। लेकिन तब भी भाई वहां पे रफाल सेंसे आके उसे कहते कि बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि अभी जो डाउट था हमें यूकी के ऊपर वो भाई कंफर्म हो चुका है, क्योंकि यूकी वहां पे खुद के इच्छा के अनुसार ही एक्ट कर रहा था, मतलब वो भाई उसके पूरे कंट्रोल में था और उसने जानबूझ के ये सारी चीजें की। तो भाई यहाँ पे रीमोरू को समझ में नहीं आता और वो खड़ा होकर चिल्लाता है कि आखिर ये चीज तुमने मुझे पहले बताई क्यों नहीं? तो भाई यहाँ पे रफाल सेंसे कहती है कि ये इस वजह से था क्योंकि उसका जो मोटिवेशन था वो बहुत ही सिंपल था, और वो इजीली तुम्हारा एडवांटेज ले सकता था उस सिचुएशन में, क्योंकि भाई वो सिचुएशन उसके लिए फायदेमंद हो जाती है, क्योंकि वहां पे मारियाबेल और यूकी दोनों थे। और सोचो यहाँ पे अगर वो दोनों एक साथ कंप्लीटली 100% साथ में होते तो भाई रीमोरू के लिए बहुत दिक्कत हो जाती। तो यहाँ पे वो सोचता है कि शायद रफाल सेंसे ने ये मेरे वजह से किया कि उसने मुझे बताया नहीं, क्योंकि यहाँ पे वो याद करता है जब उसने गाय को खत्म किया तो भाई उसकी जो लाइफ थी वो ऑलरेडी खत्म हो चुकी थी, लेकिन उसके बावजूद भी जब उसने उसे खत्म किया तो भाई वो उसके लिए बहुत ही डिफरेंट फीलिंग थी। तो यहाँ पे वो रफाल से कहता है कि तुमने शायद ये सोचा होगा कि मैं कभी भी यहाँ पे मारियाबेल को मार नहीं पाऊंगा, और उस वजह से शायद तुमने ये डिसीजन लिया कि तुमने मुझे बताया ही नहीं। तो भाई यहाँ पे रफाल सेंसे कहते हैं कि ये बहुत ही नेसेसरी था उस टाइम पे, इस वजह से मैंने ऐसा डिसीजन लिया। और उसके बाद भाई यहाँ पे अपना रीमोरू सोचता है कि यार मैं कितना बेवकूफ हूँ कि यहाँ पे रफाल सेंसे को ऐसे डिसीजन लेने पड़ रहे हैं, क्योंकि वो मुझ पे रिलाय नहीं कर पा रही है। तो भाई यहाँ पे अपनी रफाल सेंसे कहते हैं कि बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने सिर्फ इस वजह से आपको ये सारी चीजें नहीं बताई क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मेरा जो लॉर्ड है वो भाई एंजाइटी में रहे पूरे दिन। लेकिन भाई यहाँ पे रीमोरू समझ जाता है कि भाई अगर ऐसी चीजें है तो वो ऐसे बिहेव नहीं कर सकता, और उसके डिसीजन उसे खुद ही लेने पड़ेंगे। तो उसके बाद वो कहता है कि नेक्स्ट टाइम से ऐसा कभी भी हो तो भाई पूरी डिटेल मुझे बताया करो। और
और भाई यहाँ पे अपने रफाल सेन से भी हाँ कहती है। लेकिन उसके बाद वो कहता है कि कोई फर्क नहीं पड़ता कि भाई यहाँ पे यूकी क्या प्लान कर रहा है, क्योंकि उसके साथ उसकी पार्टनर रफाल है, तो भाई उस वजह से वो कभी भी कोई मिस्टेक कर नहीं सकता। और वो यहाँ पे ये चीज रफाल सेन से कोई पूछता है और तभी हम सीन देखते हैं कि जैसे हम किसी लड़की को देख रहे हो, और यहाँ पे रिमोरो भी फील करता है कि उसे थोड़ी देर के लिए ऐसा लगा कि वो उसके हार्ट के अंदर रफाल को फील कर पा रहा हो कि जैसे वो इन बातों को सुन के हंस रही हो। लेकिन भाई तभी अपना सीन शिफ्ट होता है इन 3 नमूनों के ऊपर, मतलब जो यूके के साथ काम करते हैं अपने टीयर फुटमैन और लाप्लास। और भाई ये तीनों बंदे आ चुके हैं डीमन लॉर्ड लियोन के तरफ। और यहाँ पे लियोन कहता है कि हम यहाँ पे शायद दूसरे टाइम मिल रहे नहीं। और यहाँ पे भाई टीयर कहते हैं कि बिल्कुल माय लॉर्ड, और ये बहुत ही ऑनर की बात है कि हम फिर से आपसे मिल रहे हैं। और भाई हम यहाँ पे देखते हैं डीमन लॉर्ड लियोन क्रॉमवेल को। लेकिन उसके बाद भाई हमें थोड़ी स्टोरी बताई जाती है जो कि रिलेटेड है लियोन से। तो हमें बताया जाता है कि एक खूबसूरत गार्डन के अंदर एक बहुत ही यंग लड़की जो कि बहुत ही खूबसूरत है वो हमें दिखाई देती है, और उसे भाई देखता रहता है एक यंग लड़का जो कि उसी के साइड में है। और यहाँ पे ये जो मेमोरी है वो भाई उस लड़के के दिमाग में कंप्लीटली फिट होती है, जो कि भाई वो कभी भी नहीं भूलने वाला। और हमें बताया जाता है कि यहाँ पे जो लड़की है जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रही है उसका नाम होता है भाई क्लोई ऑबर्ट। तो भाई तुम लोगों को अभी पता चल गया होगा ये वही लड़की है जो कि भाई रिमोरो ने जो बाकी के बच्चों को गैदर किया है संभालने के लिए, वही क्लोई ये क्लोई है, मतलब ये दोनों भी एक ही है। और भाई उसके बाद हमें बताया जाता है कि ये जो लड़का है वो इस लड़की को ढूंढ रहा है क्योंकि भाई वही उसे बहुत ज्यादा खुशी देती है। और भाई यही लड़का है होता है अपना डीमन लॉर्ड लियोन। तो भाई उसके बाद हम फिर से अपने सिचुएशन पे आते हैं जहाँ पे टीयर कहते हैं कि तुमसे मिलके बहुत ही बढ़िया लगा और ये बहुत ही ऑनर की बात है डीमन लॉर्ड लियोन क्रॉमवेल। और उसके बाद यहाँ पे टीयर कहते हैं कि मुझे ये बताते वक्त बहुत ही बुरा लग रहा है, लेकिन अब से हम जो आपकी रिक्वेस्ट है क्लासिफाइड मटेरियल्स की वो हम आगे चल के आपको नहीं दे पाएंगे। तो भाई यहाँ पे लियोन कहता है कि तुम बहुत ही बोल्ड होकर ये सारी चीजें कह रही हो, जैसे कि डमराडा ने कही थी तब उसे पैसे बढ़ाने थे। तो भाई यहाँ पे टीयर कहते कि नहीं नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है लॉर्ड, क्योंकि यहाँ पे जो डीमन लॉर्ड रिमोरू है उसने वेस्टर्न नेशन के अंदर बहुत ही उसका दबदबा बढ़ा रखा है और वो भाई बहुत ही स्ट्रॉन्ग फिगर हो चुका है। तो उस वजह से उसने जो अदर वर्ल्डर की जो समनिंग है उसको बैन कर दिया है और वो चीज हम अभी नहीं कर सकते, तो इस वजह से हमें ये चीजें छोड़नी पड़ रही है। तो उसके बाद भाई हमें थोड़ा एक्सप्लेन किया जाता है कि आखिर ये क्लासिफाइड गुड्स है क्या। तो भाई ये जो फेल्ड हीरोज है, मतलब ये जो बच्चे हैं जो कि भाई अदर वर्ल्ड से समन किए जाते हैं, उन्हीं को क्लासिफाइड गुड्स यहाँ पे कहा जा रहा है। और ये जो सेरेब्रस ग्रुप है वो ये भाई इन बच्चों को गैदर करके जमा करके ये भाई पहुंचाते हैं डीमन लॉर्ड लियोन के पास। लेकिन उसके बाद हम देखते हैं भाई लाप्लास को जो कि पीछे से सोचता है कि भाई ये कितनी घटिया बात है, क्योंकि हम उस बंदे के सामने अपना सर झुका रहे हैं जिसने भाई उनके लीडर को मतलब कजालिन को खत्म कर दिया था। लेकिन वो ये भी सोचता है कि भाई आखिर इस बंदे को जो फेल्ड हीरोज है जो कि बच्चे हैं वो भाई आखिर क्यों चाहिए। लेकिन उसके बाद लाप्लास सोचता है कि भाई जो भी हो, क्योंकि अभी मारियाबेल अभी मर चुकी है और जो बॉस है उनका मतलब ये कि उसके पास भाई उसकी जो स्किल है एवरिस वो आ चुकी है। तो इस वजह से ये लोग अभी वेस्ट के अंदर रुकने नहीं वाले, तो वो जाते जाते भाई यहाँ पे डीमन लॉर्ड लियोन से दुश्मनी नहीं करना चाहते, इस वजह से वो यहाँ पे सारी चीजों को क्लियर करने के लिए आए हैं। तो भाई ये बातें सुन के यहाँ पे लियोन कहता है कि अच्छा तो तुम रिमोर की बात कर रहे हो। और उसके बाद वो कहता है कि मैंने कोई भी ऐसी ट्रीटी साइन नहीं की है रिमोर के साथ कि भाई वो मेरी मदद करेगा या ऐसा कुछ। लेकिन ऑक्टाग्राम के अंदर भाई उसने थोड़ा धमकाया भी था लियोन को, तो उस वजह से वो याद करता है कि ये चीजें तो बहुत पुरानी है। लेकिन उसके बाद यहाँ पे लियोन उनसे कहता है कि आखिर तुम लोग यहाँ पे मेरे साथ जो बिजनेस है वो बंद क्यों कर रहे हो, क्योंकि अगर तुम यहाँ पे बेस में काम नहीं कर सकते तो तुम इस तो पूरा खुला है वहां पे तो काम कर सकते हो। तो भाई यहाँ पे जो अपना लाप्लास है वो एक्सप्लेन करता है कि मैं यहाँ पे कुछ कहना चाहते हो ईस्टर्न नेशन के बारे में। और वो एक्सप्लेन करता है कि भाई यहाँ पे जो ईस्ट है वो भी अभी वॉर की तैयारी कर रहा है, तो उस वजह से वहाँ पे जितने भी सॉर्सरर्स है वो फ्री नहीं है और हमें जिन लोगों की जरूरत है, जितने लोगों की जरूरत है और जितने चीजों की जरूरत है वो भाई अभी हमें समनिंग के लिए नहीं मिलने वाली उधर भी। तो भाई यहाँ पे लियोन उसे घूर के ही देखता है और उसके बाद हम लाप्लास को सुनते हैं और वो कहता है कि इस वजह से हमारी जो डील है वो अभी कंप्लीटली ओवर नहीं है, क्योंकि जैसे ही हमारी ये सारी चीजें क्लियर हो जाती है तो हम आपको फिर से कांटेक्ट करेंगे। और उसके बाद वो कहता है कि आपको याद ही होगा कि हमारा जो नेटवर्क है वो पूरी दुनिया में फैला है, तो अगर कोई नया बच्चा यहाँ पे समन होता है तो हम बिल्कुल जैसे हमें वो मिलता है हम वो आपके पास ला के रख देंगे। तो उसके बाद यहाँ पे लियोन ये सुनते कहता है कि तो ठीक है ये काम मैं तुम सब पे छोड़ देता हूँ। लेकिन उसके बाद लियोन कहता है कि मेरा एक क्वेश्चन है तुम्हारे लिए। तो यहाँ पे लाप्लास कहता है कि बिल्कुल आप पूछ सकते हो। और भाई यहाँ पे लियोन उससे कहता है कि भाई तुम्हारी जुबान इतनी चलती क्यों है आखिर। तो भाई यहाँ पे लाप्लास हंस रहा था बेचारा अंदर के अंदर, लेकिन तभी वो थोड़ा शौक होता है कि भाई उसने कुछ गलत बात तो नहीं कह दी यहाँ पे। लेकिन तभी भाई वो लियोन का ऑरा देख के और महसूस करके समझ जाता है कि जब वो भाई यहाँ पे रॉय वैलेंटाइन के साथ भिड़ा था तो वो बहुत ही हल्का था, लेकिन यहाँ पे जो असली डेमन लॉर्ड है वो भाई एक नेक्स्ट लेवल बंदा है। और उसके बाद यहाँ पे लियोन कहता है कि आखिर वो ऐसा क्यों कह रहा है, और वो बताता है कि भाई तुम जैसे लोग जो कि एक मर्चेंट है तो तुम हमेशा सेल्फ इंटरेस्टेड रहोगे, मतलब खुद के ही फायदे के लिए तुम सारी चीजें करते हो। तो भाई यहाँ पे एक वॉर शुरू होने वाली है, तो तुम आखिर इतने आसानी से ये इन्फो मुझे कैसे दे सकते हो। तो इसका एक ही मतलब है कि या तो तुम बेवकूफ हो या फिर तुम कोई प्लानिंग कर रहे हो। तो सच सच बताओ कि आखिर चीज क्या है। तो भाई यहाँ पे लाप्लास मन में सोचता है कि भाई इसको यूके ने कहा था कि ऐसे चीजें उसको बोलने
बोलनी है डीमन लॉर्ड लियोन के सामने, और भाई यही उसने कही, लेकिन उसी की वजह से यहाँ पे लियोन उसे अभी क्वेश्चन कर रहा है। तो भाई यहाँ पे लाप्लास कहता है कि नहीं लॉर्ड, ऐसी कोई भी चीज नहीं है। लेकिन यहाँ पे भाई लियोन होता है, वो कहता है कि तुम शायद यहाँ पे मेरा ध्यान भटकाना चाहते हो वॉर की तरफ, तो शायद तुम्हें अभी मुझे सब कुछ बता देना चाहिए। तो तभी वो सोचता है कि शायद बॉस को मतलब यूकी को पता होगा कि भाई लियोन ऐसे रिएक्ट करेगा जब मैं उससे ये बातें कहूंगा तो। और यहाँ पे हमको देखने को मिलता है कि यूकी ने उससे क्या बातें कही थी। तो यहाँ पे यूकी ने उससे बातें कही थी कि जब तुम्हारी पहली बातें हो जाएंगी जो डील वाली, तो उसके बाद तुम यहाँ पे ईस्टर्न नेशन की बात छेड़ना, क्योंकि यहाँ पे जो डीमन लॉर्ड लियोन है वो बहुत ही सतर्क रहता है। तो अगर तुम यहाँ पे जानबूझ के कोई भी इन्फॉर्मेशन दोगे तो भाई उसे शक हो जाएगा, तो तुम इस तरीके से उससे ये बातें कहना। तो भाई यहाँ पे लाप्लास भी पूछता है यूकी से कि आखिर ये कौन सी इंटेंशन है। तो भाई यहाँ पे यूकी कहता है कि इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, बस मैं यहाँ पे थोड़ी चीजें चेक करना चाहता था। तो तभी भाई यहाँ पे लाप्लास लियोन को जवाब देता है कि माय लॉर्ड, आपने बिल्कुल थोड़ा लगभग सही सोचा, लेकिन क्योंकि ये बात सच है कि हमारे पास जो कॉन्फिडेंशियल गुड्स है वो खत्म हो चुके हैं, लेकिन अभी भी हमारे पास 5 बच्चे हैं, लेकिन वो किसी और लोकेशन पे है। लेकिन उसके बाद भाई यहाँ पे लाप्लास सोचता है कि भाई इससे बताने का आखिर फायदा ही क्या है ये चीजें। तो भाई यहाँ पे ये सुनते ही लियोन सोचता है कि अच्छा तो 5 है। भाई यहाँ पे लाप्लास कहता है कि बिल्कुल सही कहा सर, जिसमें कि जो शिजुए इज़ावा थी जिसने भाई ये सारे बच्चों को इंटरविन करके बचाया था, कि वही 5 बच्चे हैं, और उसमें से 3 लड़के हैं और 2 लड़कियां हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इनकी जो लोकेशन है वो बहुत ही दिक्कत देने वाली है। तो भाई यहाँ पे शिजु का नाम सुन के लियोन याद करता है कि रिमुरु उसके आखिरी मोमेंट में उसके साथ था, मतलब शिजु के साथ। और यहाँ पे तभी लियोन समझ जाता है और वो कहता है कि क्या तुम यहाँ पे टेम्पेस्ट की बात कर रहे हो। तो भाई अपना लाप्लास कहता है कि बिल्कुल सही कहा माय लॉर्ड, मैं उसी की बात कर रहा हूँ। और तभी वो कुछ कहने जाता है, तो तभी लियोन उससे क्वेश्चन करता है कि उन बच्चों का आखिर नाम क्या है। यहाँ पे तो पहले उसे समझ नहीं आता, लेकिन उसके बाद भाई यहाँ पे अपना जो फुटमैन है वो कहता है कि मुझे उन बच्चों का नाम याद है, और वो एक एक करके सबका नाम बताता है। और उसमें से नाम होते हैं केन मिजरी, रियोजेकी, गेल गिब्स और एलिसन, और आखिरी में वो कहता है स्कोई कोलबर्ट, जो कि भाई गलत नाम है। तो भाई यहाँ पे वो कहता है कि यही 5 बच्चे थे, और भाई यहाँ पे लाप्लास भी कहता है कि हाँ यही थे। तो ये सुन के भाई लियोन थोड़ा सोच में पड़ जाता है, लेकिन उसके बाद यहाँ पे लाप्लास कहता है कि शायद लॉर्ड आप इन बाकी के बच्चों में इंटरेस्टेड नहीं हो, तो इनके बारे में बात करके भी कोई फायदा नहीं है। तो तभी भाई यहाँ पे लियोन कहता है कि क्या तुम श्योर हो कि उस लड़के का नाम क्लोई है या फिर स्कोई है। तो भाई यहाँ पे लाप्लास सोचता है कि भाई अभी इसे क्या हो गया, मतलब ये थोड़े टाइम पहले इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन अब जाके ये बहुत ही इंटरेस्ट दिखा रहा है। तो तभी भाई यहाँ पे हम टीयर को सुनते हैं और वो कहते हैं कि डीमन लॉर्ड माफ कर देना, क्योंकि हम यहाँ पे जो अदर वर्ल्डर्स के नाम है वो इजीली ट्रांसलेट नहीं कर सकते हमारे लैंग्वेज में, तो उस वजह से शायद ये एक्यूरेट नहीं हो सकता। लेकिन उसके बाद यहाँ पे टीयर कहते हैं कि ठीक है अभी हमारा काम हो चुका है, तो जैसे ही हमें कुछ इन्फो मिलती है तो हम आपको अपडेट कर देंगे। और भाई इसी के साथ ये तीनों यहाँ से निकल जाते हैं, और हम देखते हैं यहाँ पे लियोन को, और उसके साइड में हम देखते हैं उसके सिल्वर नाइट को जिसका नाम होता है अल्रोज। और वो कहता है कि सर क्या अगर ये तीनों ने आपको थोड़ा अपसेट कर दिया तो क्या हम इनको खत्म कर दें। तो यहाँ पे लियोन कहता है कि ऐसे करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ पे इस वजह से कंसर्न में हूँ क्योंकि इन लोगों ने जो हमें इन्फॉर्मेशन दी है ईस्टर्न एम्पायर को लेके, क्योंकि वो अभी वॉर के लिए प्रिपेयर कर रही है। तो अगर भाई वॉर होता है तो ये वर्ल्ड वॉर होने वाला है। और यहाँ पे लियोन कहता है कि मैं नहीं चाहता कि हम लोग भी इस वॉर के अंदर शामिल हो जाए। तो भाई यहाँ पे अल्रोज कहता है कि ठीक है माय लॉर्ड, में हमारे जो इमरजेंसी मैजिकल डिफेंस है उनको तैनात कर देता हूँ। तो उसके बाद यहाँ पे लियोन कहता है कि हम जो भी चीज कभी प्लान करते हैं वो कभी भी प्लान के हिसाब से नहीं होती। तो भाई यहाँ पे अल्रोज जो होता है वो समझ नहीं पाता और कहता है कि सर आपका मीनिंग क्या है। तो भाई यहाँ पे लियोन एक्सप्लेन करता है कि मैं इस वॉर के बारे में बात कर रहा हूँ, क्योंकि अगर इस वॉर के अंदर हजारों लोग मारे जाते हैं तो भाई उसके वजह से डीमंस अवेकन हो जाएंगे, और भाई वो हमारे लिए बहुत ही दिक्कत देने वाला है। और भाई वो यहाँ पे नॉर्मल डीमन की बात नहीं कर रहा, बल्कि वो बात कर रहा है जॉन के बारे में, जो कि ओरिजिनल येलो प्राइमोर्डियल है, वो इसी लैंड में कहीं रहती है। और उसके बाद वो कहता है कि अगर इस टाइप का जो डीमन है अगर वो अवेकन हो गया तो भाई वो उठते ही न्यूक्लियर मैजिक फायर कर देगा। तो भाई न्यूक्लियर मैजिक बहुत ही डेंजरस चीज है। लेकिन उसके बाद यहाँ पे लियोन ये भी सोचता है कि मुझे नहीं लगता कि उस डीमन ने अभी तक उसका फिजिकल फॉर्म लिया है। और उसके बाद वो कहता है कि अगर ऐसी चीज हमारे सामने आई गई कि भाई हमें इस डीमन को फेस करना है तो अपनी पूरी ताकत दिखाना और भाई कोई भी कमी मत छोड़ना। और उसके बाद वो कहता है कि थोड़ा टेम्पेस्ट के बारे में जाके चेक करो क्या है। तो भाई तभी अल्रोज और हम दूसरे नाइट को देखते हैं और वो दोनों कहते हैं कि बिल्कुल मैं यहाँ पे अजूर नाइट्स को भेज दूंगा टेम्पेस्ट के अंदर इन सारी चीजों को चेक करने के लिए। तो भाई यहाँ पे जो लियोन है वो सोचता है कि इसका जो नाम था उस लड़के का, मतलब कोई कॉल्बर्ट जो कि उसने बताया, वो भाई क्लोई ऑल्बर्ट से बहुत ही सिमिलर साउंड करता है। तो वो यहाँ पे सोचता है कि अगर ये कोई ट्रैप भी है तब भी मैं इसको चेक करना चाहता हूँ, क्योंकि तभी वो उसके सामने जो पेंटिंग है उसे देखता है और वो होती है भाई अपनी क्लोई की, और वो कंटिन्यूसली उसे ही देखता रहता है क्योंकि वो लड़की उसकी जिंदगी का प्यार होती है और वही उसकी चाइल्डहुड की फ्रेंड भी होती है जिसे वो प्रोटेक्ट करना चाहता है। और वो आखिर में कहता है कि आखिर तुम हो कहाँ पे। और भाई यहाँ पे लियोन उसे ढूंढ रहा है और भाई इसके पीछे बहुत बढ़िया स्टोरी है जो कि हमें आगे चल के पता चलने वाली है। लेकिन तभी उसके बाद भाई अपना सीन शिफ्ट होता है सेरेब्रस ग्रुप के वेस्टर्न बेस की तरफ, जहाँ पे ये सब लोग आ चुके हैं और भाई इन लोगों ने यहाँ पे यूके को रिपोर्ट दे दी है। तो यहाँ पे यूके कहता है कि शायद तुम्हारा काम बहुत ही बढ़िया हो चुका है। और यहाँ पे टीयर कहते हैं कि बॉस तुमने जैसे कहा था वो उसी तरीके से रिएक्ट कर रहा
था और मुझे शुरुआत में लगा कि शायद लैपलास ने कोई ना कोई कांड कर दिया, लेकिन ऐसा नहीं था। तो भाई यहाँ पे लैपलास करता है कि ओ भाई मैंने बहुत ही बढ़िया काम किया यहाँ पे, लेकिन तभी उसके बाद यहाँ पे कगाली कहती है कि देखो जो भी हो काम तो अपना बढ़िया हो चुका है। और यहाँ पे वो कहती है कि मैं बस इस चीज से खुश हूँ कि तुमने अपना दिमाग ठंडा रखा लियोन के सामने, क्योंकि भाई लियोन ने ही कजालिम को खत्म किया था, तो इस वजह से उसे लगा कि भाई ये बंदे शांत नहीं बैठेंगे। तो भाई यहाँ पे अपने यूकी भी कहता है कि मैं भी यही सोच रहा था कि शायद तुम लोग शांत तो नहीं रहोगे, मतलब तुम कुछ ना कुछ कांड करके आओगे। तो भाई यहाँ पे लाप्लास कहता है कि बॉस हमारे ऊपर थोड़ा भरोसा रखो। और उसके बाद भाई लाप्लास क्वेश्चन करता है यूकी से कि तुमने जो मुझे बताया कि डिमोन लॉर्ड रिमूर के बाद जो बच्चे हैं उनके बारे में लियोन को बताना है, तो आखिर इसके पीछे का इंटेंशन क्या था। तो भाई यहाँ पे जो अपना यूकी है वो एक्सप्लेन करता है कि मैं बस यहाँ पे क्यूरियस था इन चीजों को लेके, क्योंकि भाई यहाँ पे जो समन किए हुए बच्चे हैं जो कि 5 बच्चे हैं, उनकी जो लाइफ थी वो बहुत ही कम साल की होने वाली थी, क्योंकि उनके ऊपर जो कर्ज था। लेकिन भाई यहाँ पे रिमूर ने उस कर्ज को निकाल के इन बच्चों को अभी ठीक कर दिया, मतलब ये बच्चे अपनी पूरी लाइफ स्पैन में अपनी पूरी लाइफ बिता सकते हैं। तो भाई ये चीज अभी तक डिमोन लॉर्ड लियोन को पता नहीं है, तो वो यही चेक करना चाहता था अगर ये चीज डिमोन लॉर्ड लियोन को पता चलती है उन बच्चों के बारे में तो आखिर वो कैसे रिएक्ट करेगा। और तभी उसके बाद हम कगाली को देखते हैं और वो भी कहते हैं कि उसके वजह से जो भी उसका रिएक्शन आएगा तो उसके वजह से हम उसका नेक्स्ट मूव प्रेडिक्ट कर पाएंगे। लेकिन उसके बाद कगाली यूकी से कहते हैं कि मुझे नहीं लगता कि इन बच्चों के लिए यहाँ पे लियोन रिमोरू जैसे डिमोन लॉर्ड के साथ फाइट मोड़ लेगा। तो भाई यहाँ पे यूकी भी कहता है कि मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा, क्योंकि इसके चांसेस बहुत ही कम है कि ऐसा हो पाएगा। लेकिन तभी उसके बाद यहाँ पे लाप्लास कहता है कि बॉस तुम्हें मुझे ऐसी चीजों के पहले थोड़ी वार्निंग तो देनी चाहिए। तो यहाँ पे यूकी भाई सॉरी भी कहता है, लेकिन उसके बाद वो कहता है कि अगर मैं ये सारी चीजें तुम्हें पहले ही एडवांस में बता देता तो जैसे तुम्हारी एक्टिंग स्किल है मुझे नहीं लगता कि भाई ये सारी चीजें तुमसे हो पाती। तो भाई यहाँ पे टीयर भी कहती है कि तुमने बिल्कुल सही कहा बॉस, क्योंकि मैं कहना तो नहीं चाहती लेकिन ये बात बिल्कुल सच है, क्योंकि फुटमैन जो है वो बहुत ही गुस्से में रहता है हमेशा। और यहाँ पे जो लाप्लास है वो बहुत ही शैलो और फिशी लगता है, मतलब हर वक्त उसे देख के कोई ना कोई उसके ऊपर शक ही करेगा, क्योंकि भाई ये बंदा ऐसा ही है और ये बिहेव भी ऐसे ही करता है। लेकिन यहाँ पे लाप्लास कहता है कि शायद वो मेरे बारे में नहीं तुम्हारे बारे में बात कर रहा है। लेकिन तभी उसके बाद भाई हम देखते हैं फुटमैन को और वो कहता है कि मैंने जब यहाँ पे उसको सारे नाम बताए तो उसमें से एक नाम था उसको लेके वो बहुत ही सीरियस था, क्योंकि मैंने अपना जो प्रोनाउंसिएशन है वो गलत कर दिया। और मैंने जब कहा था स्कोई कोलबर्ट तो उसने रिप्लाई किया था कि क्या तुम श्योर हो कि उसका नाम स्कोई है या फिर क्लोई है। तो भाई ये सुन के ये दोनों शॉक हो जाते हैं, क्योंकि इनको थोड़ा अंदाजा लग जाता है कि भाई आखिर मामला है क्या। तो भाई यहाँ पे लाप्लास फुटमैन से आके कहता है कि अरे भाई इतना टेंशन मत ले, ये चीज होती ही रहती है। लेकिन तभी भाई हम देखते हैं यहाँ पे यूकी और कगाली को, और यहाँ पे यूकी क्वेश्चन करता है कि तुम्हें क्या लगता है कि क्या ये बात सच हो सकती है। और यहाँ पे कगाली कहते हैं कि हमारी थोड़ी किस्मत भी है, क्योंकि ये चीज हमें पता चल चुकी है और मुझे नहीं लगता कि ये गलत हो सकती है। तो भाई यहाँ पे इन दोनों को समझ नहीं आता कि भाई आखिर ये दोनों बंदे किस बारे में बात कर रहे हैं। तो उसके बाद यहाँ पे कगाली कहती है कि मुझे लगता है कि यहाँ पे डिमोन लॉर्ड लियोन का जो प्राइमरी गोल था वो यही लड़की है क्लोई, जिसे वो ढूंढ रहा है। तो भाई यहाँ पे अपना यूकी पूरा पागल हो जाता है और वो कहता है कि यार मैंने पूरा प्लान खराब कर दिया। तो भाई यहाँ पे टीयर को समझ नहीं आता और वो क्वेश्चन करते हैं कि आखिर ऐसा क्यों। तो यहाँ पे वो एक्सप्लेन करता है कि मैंने अपना जो ट्रम्प कार्ड था, मतलब ये बच्चे जिसमें कि स्पेसिफिक क्लोई, उनको भाई दे दिया है रिमोर को, मतलब यहाँ पे उसके हाथ में एक ट्रम्प कार्ड था लियोन के अगेंस्ट इस्तेमाल करने के लिए। तो भाई यहाँ पे ये तीनों सुनते हैं और सोचते कि अरे ये तो थोड़ा गलत हो गया। लेकिन उसके बाद यूके कहता है कि अगर हमारे पास वो ट्रम्प कार्ड होता तो हम यहाँ पे इन डिमोन लॉर्ड को एक दूसरे के अगेंस्ट फाइट करवा सकते थे। तो उनके बाद भाई अभी कोई भी ऐसा रास्ता नहीं बचा। लेकिन उसके बाद यहाँ पे यूके कहता है कि जब तुम यहाँ पे लियोन के साथ बातचीत कर रहे थे तो मैंने यहाँ पे ग्रानबेल रोजो के साथ एक डील बना ली है। और उसके बाद वो कहता है कि अगर मैं तुम्हें आसान शब्दों में कहूँ तो हमें इसके अंदर जाने के पहले, मतलब ईस्टर्न नेशन के ऊपर जाने के पहले हमें एक आखिरी चीज खत्म करनी है। और भाई उसी पैनल में हम देखते हैं यहाँ पे मिलिम को, जो कि भाई उसी अंडे को लेके बहुत ही खुश है। लेकिन उसके बाद अपना सीन शिफ्ट होता है रिमूर की तरफ, जहाँ पे वो एक्सप्लेन करता है कि अभी जो मारियाबेल के साथ कांड हुआ था, मतलब वो खत्म हो गई थी, तो भाई उस चीज को अभी 1 महीने से ज्यादा टाइम हो चुका है और उस चीज को एक एक्सीडेंट कहा गया है। मतलब उन्होंने इन लोगों को रिवील नहीं किया कि भाई यहाँ पे सच में क्या हुआ था, क्योंकि वो बताता है कि थोड़े टाइम बाद वो यहाँ पे सेल्ट्रोजो किंगडम का जो किंग और क्वीन है उनसे मिलने गया था। और भाई इनका ओपिनियन ये था कि वो लोग नहीं चाहते थे कि भाई उनकी प्रिंसेस ने यहाँ पे डिमोन लॉर्ड के ऊपर अटैक किया है, ये चीज सारी दुनिया को पता चले। तो उस वजह से यहाँ पे इन्होंने ये चीज किसी को भी नहीं बताई। लेकिन यहाँ पे उन लोगों को देखने के बाद रिमोर सोचता है कि भाई ये लोग बिल्कुल एक रोबोट जैसे लग रहे हैं, तो शायद इन्हीं की वजह से मारियाबेल ऐसे चीजें कर रही थी, क्योंकि अगर उसे बचपन से ही नॉर्मल चाइल्डहुड मिलता या फिर उसके पेरेंट्स ठीक होते तो शायद वो ऐसी चीजें नहीं करती उसके सेकेंड लाइफ में भी। लेकिन उसके बाद यहाँ पे रिमोर सोचता है कि इसमें से भी मेन बात यह है कि इनका जो एल्डर है, मतलब ग्रानबेल रोजो, जो कि भाई एल्डेस्ट है इन सब में, उसने भाई अभी तक कुछ भी नहीं किया, मतलब वो बिल्कुल शांत बैठा है। लेकिन यहाँ पे रिमोर सोच रहा था कि भाई मारियाबेल को खत्म करने के बाद ग्रानबेल कुछ ना कुछ तो करेगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। लेकिन उसके बाद वो यहाँ पे आता है कुरोबे के पास, जहाँ पे अपनी स्वॉर्ड्स बनती है, तो वहाँ पे वो आ चुका है। लेकिन वहाँ पे वो सोचता है कि अपना जो फैक्शन है अभी, मतलब टेम्पेस्ट, वो भाई काउंसिल के अंदर सबसे बड़ा है और उन्हें वेस्टर्न होली चर्च की भी बैकिंग है, तो उसके वजह से उनका जो ओपिनियन है वो भाई कोई भी माना नहीं कर सकता अभी। लेकिन उसके बाद यहाँ पे
पे रिमोरू सोचता है कि अगर वो काउंसिल में इतने बड़े हो चुके हैं तो भाई उन्हें एक रिप्रेजेंटेटिव जो कि परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव होगा तो भाई उनको भेजना पड़ेगा। लेकिन वो सोचता है कि आखिर मैं किसे चूज करूं, क्योंकि भाई उस चीज के लिए वो बंदा बहुत ही स्मार्ट, सोशल और भाई करिश्मा वाला होना चाहिए। और उसके बाद वो याद करता है कि उसके पास शुना और रिगट जैसे लोग हैं जो कि बहुत ही क्वालिफाइड है ऐसे जॉब्स के लिए, और दूसरे तरफ जो हाई लेवल के गॉबलिंग है जिसमें कि भाई एल्डर और ब्यूरोक्रेट भी है, तो भाई वो भी लोग हैं लेकिन वो लोग खुद ही लीगल इश्यूज के साथ अभी सारी चीजों को मैनेज कर रहे हैं, तो वो लोग अभी फ्री नहीं है। और दूसरी तरफ जो अपने फाइटिंग वाले बंदे हैं मतलब मिलिट्री लीडर्स जिसमें कि सोए बेनीमारू और गिल्ड भी हो गया, तो भाई ये बाकी के लोग दूसरी तरफ बिजी है, मतलब वो भी फ्री नहीं है। तो तभी हम यहाँ पे कुरोबे को देखते हैं और वो यहाँ पे एक चाय ऑर्डर करता है रिमोरू के लिए, और उसके बाद यहाँ पे रिमोरू से थैंक यू भी कहता है। लेकिन उसके बाद वो याद करता है पिछले टाइम की बात जहाँ पे शियोन उसके सामने थी और यहाँ पे शियोन कहती कि मैं इन चीजों को हैंडल करती हूँ। तो भाई यहाँ पे रिमोरू सुनते ही मना कर देता है, क्योंकि ऐसे गुस्से वाले लोग ऐसी पोजीशन में बिल्कुल भी नहीं चाहिए। क्योंकि भाई यहाँ पे हमने पहले सीन देख रखा है कि काउंसिल के अंदर चीजों को हैंडल करना बहुत ही हेक्टिक होता है, तो उस वजह से भाई शियोन और जो बेनीमारू है वो पहले ही लिस्ट के बाहर जा चुके हैं। तो यहाँ पे वो डियाब्लो का नाम लेता है और वो सोचता है कि यहाँ पे डियाब्लो जो है वो भाई उसके जो मिनियंस है मतलब सबऑर्डिनेट्स है उनको ढूंढने के लिए गया है। तो मुझे लगता है कि वो ऐसे जॉब्स के लिए अच्छे बंदे ढूंढ के लाएगा। तो भाई यहाँ पे डियाब्लो का नाम कुरोबे सुन लेता है और वो कहता है कि क्या डियाब्लो के साथ कुछ प्रॉब्लम है सर? तो यहाँ पे रिमोरू कहता है कि अरे कुछ भी नहीं, लेकिन तुमने मुझे यहाँ पे कुछ दिखाने के लिए बुलाया था। तो भाई यहाँ पे कुरोबे हंस के कहता है मुझे आपको ये बहुत ही बढ़िया शॉट दिखानी थी, और भाई हम ये शॉट देखते हैं जो कि कुरोबे ने नई बनाई है। तो यहाँ पे रिमोरू सोचता है कि भाई ये जो शॉट है वो बनाई है कुरोबे ने, तो भाई ये बढ़िया तो होगी, लेकिन उसे बस एक नॉर्मल ब्रॉड शॉट जैसी लग रही है। तो यहाँ पे रिमोरू ये देखने के बाद उसकी तारीफ करता है कि शॉट तो बहुत ही बढ़िया लग रही है। लेकिन उसके बाद कुरोबे एक्सप्लेन करता है कि इसमें के जो होल्स है अगर उसके अंदर हम इन जेल स्कोर को डालते हैं तो वो भाई एक मैजिकल वेपन बनते हैं। तभी भाई यहाँ पे रफाल सेंसे भी एक्सप्लेन करते हैं कि ये जो नॉर्मल वेपन थी मतलब एक ब्रॉड शॉट वो अभी ट्रांसफॉर्म हो चुकी है एक मैजिकल वेपन मतलब एक मैजिकल ब्रॉड शॉट में। तो भाई ये देख के यहाँ पे रिमोरू बहुत ही खुश हो जाता है और यहाँ पे कुरोबे भी कहता है कि सर शायद आपने नोटिस कर लिया। और भाई यहाँ पे कुरोबे उसके बाद कहता है कि ये जो मैकेनिज्म है ये इस नॉर्मल शॉट को एक मैजिकल वेपन में ट्रांसफॉर्म करता है, और वो हम इन एलिमेंटल कोर को इनके अंदर जब इंसर्ट करते हैं तब होता है। और यहाँ पे रिमोरू कहता है कि इन कोर्स की जो बात कर रहे हो ये एक मैजिक स्टोन्स है जिनके अंदर अर्थ, वाटर और फायर और विंड एलिमेंट को इम्बिट किया है। तो यहाँ पे कुरोबे कहता है कि आपने बिल्कुल सही कहा और मैं इन चीज को यहाँ पे एलिमेंट कोर्स कहता हूँ। और यहाँ पे वो बताता है कि उसने काइजिन और वेस्टा के साथ मिलकर इन सारी चीजों को डेवलप किया है और कंपेटेबल बनाए हैं एक दूसरे के लिए। लेकिन यहाँ पे उसके बाद वो ये भी कहता है रिमोरू से कि आपको थोड़ा केयरफुल होने की जरूरत है, क्योंकि अगर इनका कॉम्बिनेशन गलत बैठ गया तो भाई कुछ भी हो सकता है। तो उसके बाद यहाँ पे कुरोबे कहता है कि हम बाहर चल के इस चीज को ट्राई क्यों नहीं करते। तो फाइनली भाई ये दोनों बाहर आ जाते हैं और यहाँ पे कुरोबे उस शॉट के अंदर एक जो फ्लेम कोर है वो इंसर्ट करता है। और उसके बाद हम देखते हैं कि भाई वहाँ पे एक फायर अटैक हो रहा है उस शॉट के थ्रू, लेकिन उसके बाद वो फायर और वाटर को दोनों को ही इस्तेमाल करता है। तो उस वजह से उस फायर का आउटपुट है वो कम हो जाता है। और उसके बाद वो ट्राई करता है 1 फ्लेम कोर और 2 वाटर कोर। तो उस वजह से भाई यहाँ पे एक बहुत बड़ा स्टीम एक्सप्लोजन होता है। तो यहाँ पे कुरोबे एक्सप्लेन करता है कि हम ऐसे करके इसका जो आउटपुट है वो 10 गुना बढ़ा सकते हैं। तो भाई यहाँ पे ये सीन देखते हैं रिमोरू बहुत ही खुश होता है और वो ये भी कहता है कि भाई ये चीज बहुत ही स्कैरी है। लेकिन उसके बाद यहाँ पे रिमोरू इससे ये भी कहता है कि ये चीज बहुत ही डेंजरस है, तो शायद हमें इसे डंजन के अंदर ही ट्राई करना चाहिए। लेकिन उसके बाद यहाँ पे कुरोबे कहता है कि ऐसे बढ़िया कॉम्बिनेशन के साथ ये चीज एक लेजेंड क्लास के अंदर भी काम कर सकती है। तो भाई यहाँ पे रिमोरू कहता है कि तुम बिल्कुल सही कह रहे हो और शायद तुमने सच में बहुत ही बढ़िया चीज बनाई है यहाँ पे कुरोबे। लेकिन तभी यहाँ पे रिमोरू को याद आता है कि उससे भी एक चीज यहाँ पे कुरोबे को शो करनी है, और तभी वो या भाई यहाँ पे उसकी जो कटाना है वो निकलता है। और यहाँ पे कुरोबे कहता है कि ये तो मेरी अभी तक की बेस्ट मास्टरपीस है, तो क्या ये बढ़िया चल रही है? तो यहाँ पे रिमोरू कहता है कि बिल्कुल बढ़िया। तो भाई यहाँ पे कुरोबे कहता है कि जैसे मैंने उम्मीद की थी कि जब आप अपना मैजिक फोर्स इसके अंदर इंसर्ट करते हो तो ये और भी ग्रो होती है। भाई यहाँ पे रिमोरू कहता है कि बिल्कुल मैंने ऐसे ही किया, लेकिन जब मैंने यहाँ पे अपना जो मैजिक फोर्स है जब इसके अंदर डाला तो भाई वो एक बहुत ही ग्लो करने लगी। तो भाई यहाँ पे पहले कुरोबे देखता है कि वो गोल्डन ग्लो कर रही है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो देखता है कि वो गोल्डन नहीं बल्कि रेनबो का जो कंप्लीट कलर्स होते हैं भाई ऐसे कलर में शाइन कर रही है। तो भाई यहाँ पे जो रिमोरू होता है वो कहता है कि मैं जब यहाँ पे फाइट कर रहा था तो उसी दौरान इसने ऐसा कलर पकड़ लिया, तो मुझे भी नहीं पता कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। तो मुझे लगा कि शायद तुम्हें कुछ पता होगा इसके बारे में। तो भाई यहाँ पे ये सीन देख के कुरोबे शॉक हो जाता है। लेकिन उसके बाद वो एक्सप्लेन करता है कि ये चीज क्रिम्सन स्टील है जो कि भाई पूरे डिवाइन मेटल्स में एक मिथिकल चीज है। तो भाई यहाँ पे जो रिमोरू है वो सोचता है कि क्रिम्सन स्टील शायद मैंने किसी गेम के अंदर इसका नाम सुना था। लेकिन तभी यहाँ पे रिमोरू सोचता है कि क्या ये मेटल सच में इतना औसम है। तो भाई यहाँ पे अपना जो कुरोबे है वो एक्सप्लेन करता है कि लेजेंड्स के अंदर ये ऐसा मेटल है कि जो हमेशा के लिए उसके एलिमेंटल फॉर्म में रह सकता है, मतलब भाई वो कभी खराब ही नहीं होगा। और मैंने सोचा था कि ये धीरे धीरे करके ग्रो होगा, लेकिन मैंने ये नहीं सोचा था कि इसकी ग्रोथ इतनी फास्ट होगी। तो भाई यहाँ पे रिमोरू सोचता है कि अगर ये इतना बढ़िया है तो क्या ये लेजेंड क्लास में जाएगा मेरे लिए। तो भाई यहाँ पे कुरोबे एक्सप्लेन करता है कि लेजेंड क्लास नहीं बल्कि ये ऑलरेडी लेजेंड क्लास के अपर एंड में आ चुका है। लेकिन यहाँ पे उसके बाद वो रिमोरू
से बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज कहता है और वो कहता है कि सर रिमोरू मुझे लगता है कि ये जो कटाना है आपकी, ये जो स्वॉर्ड है, ये बस लेजेंड क्लास में नहीं रहने वाली बल्कि ये आगे चल के गॉड क्लास टेरिटरी में एंटर होगी। जैसे कि हमने सुना था जब सर वेल्डोरा ने पास्ट के अंदर फाइट की थी उस टाइम पे जो वेपन देखे थे उस टाइम के वेपन। तो भाई ये सुन के रिमोरू बहुत ही खुश हो जाता है। तो उसके बाद भाई यहाँ पे उस वेपन को देख के यहाँ पे कुरोबी सोचता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि इसी ब्लेड को मैंने बनाया, क्योंकि ये वैसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा। तो भाई यहाँ पे रिमोरू कहता है कि देखो भाई इतना मॉडेस्ट होने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये चीज बहुत ही बढ़िया क्योंकि इसे तुमने बनाया है। तो तभी भाई यहाँ पे ये सब लोग इस बहुत ही खतरनाक वेपन जो कि रिमोरू का है वो उसे देखते रहते हैं। लेकिन उसके बाद यहाँ पे रिमोरू निकल जाता है और तभी अपना सीन शिफ्ट होता है यहाँ पे रिगार्ड की तरफ और वो देखता है कि लेडी मिलिम उसके सामने से गुजर रही है और वो उसे ग्रिड भी करता है। लेकिन भाई मिलिम इतने तेज होके भागती है कि भाई वो उसे जवाब भी नहीं देती और वो सीधा आती है दरवाजा तोड़ के रिमोरू के सामने और वो कहती है कि ये जो अंडा है भाई वो अभी फूटने वाला है। और तभी भाई हम सीन देखते हैं यहाँ पे दोनों अंडे के सामने बैठे हुए हैं और भाई उसमें फाइनली क्रैक आ चुकी है और तभी वो फूटने के बाद हम उसके अंदर एक आंख को भी देखते हैं और यहाँ पे मिली मुझसे कहती है कि क्या तुम मुझे देख सकते हो। तो भाई यहाँ पे कुछ मूवमेंट नहीं होती लेकिन उसके बाद रिमोरू उससे कहता है कि देखो गाया सब कुछ ठीक है तो तुम बाहर आ सकते हो। तो भाई तभी वो अंडा फोड़ के उसके बाहर निकलता है और हम देखते हैं भाई फाइनली गाया बाहर आ चुका है। तो भाई ये सीन देख के यहाँ पे मिलिम को उसकी जो पुरानी बातें हैं वो याद आती है जो कि भाई हमने पहले देख रहे कि कैसे ये दोनों साथ में खेला करते थे। तो तभी भाई यहाँ पे मिलिम उसे आवाज देती है गाया और वो दोनों एक दूसरे के सामने होते हैं। लेकिन तभी भाई यहाँ पे ये दोनों ही एक दूसरे को हक करते हैं। तो ये सीन देख के यहाँ पे रिमोरू याद करता है कि जब शियोन और बाकी के लोग खत्म हो चुके थे तो भाई यहाँ पे उसने मिलिम की स्टोरी को सुन के ही इन लोगों को रिजरेक्ट किया था। मतलब भाई उसमें मिलिम का बहुत बड़ा हाथ था। तो उस वजह से उसे ऐसा लगता है कि भाई उसका जो फेवर था जो कि भाई मिलिम ने उसे दिया था वो भाई फाइनली पेड हो चुका है। और उसके बाद वो यहाँ पे शियोन को ऑर्डर देता है कि हमारे लिए थोड़ी चाय लेके आओ और उसके 1 घंटे बाद अपना आगे सीन जाता है और यहाँ पे मिलिम कहते हैं कि मैं यहाँ पे गाया के साथ एडवेंचर पे जाना चाहती हूँ। और भाई हम सीन देखते हैं यहाँ पे कि मिलिम ने वो दरवाजा तोड़ा हुआ है और भाई यहाँ पे रिमोरू चाय पी रहा है। लेकिन उसके बाद यहाँ पे रिमोरू उससे कहता है कि तुम बिल्कुल भी ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि क्या तुम फ्रे के बारे में सोच रही हो कि वो क्या कहेगी। तो भाई यहाँ पे फ्रे का नाम सुनते ही मिलिम पलट जाती है और वो कहते हैं कि नहीं इतनी भी बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ पे मिलिम कहते हैं कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि देखो ड्रैगन जो है वो फूड पिरामिड के टॉप पे है और वो वही खाने को खाते हैं जिनको वो खुद ही हंट करते हैं। मतलब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। भाई ये सुन के यहाँ पे रिमोरू सोचता है कि बात तो सच है। लेकिन उसके बाद हम देखते हैं कि भाई रिमोरू ने अपना प्लान बना लिया है और भाई हम इन सबको देखते हैं डंजन के अंदर जहाँ पे अपना गाया भी उनके साथ आ चुका है प्रैक्टिस करने के लिए। तो भाई यहाँ पे गाया जो है वो केओटिक ब्रेथ को इस्तेमाल करती है उनके एनिमीज के ऊपर और भाई एक ही अटैक में ये सबके सब निपट जाते हैं। लेकिन यहाँ पे रिमोरू हम सबको एक्सप्लेन करता है कि ये अभी भी एक एक्स केओस ड्रैगन है, ये कोई नॉर्मल मॉन्स्टर नहीं है जो कि ऐसे चीजों से डर जाएंगी। लेकिन तभी उसके बाद हम सीन देखते हैं जहाँ पे एक ब्लड बोर भाग के आता है इनके ऊपर अटैक करने के लिए और भाई तभी यहाँ पे अपनी जो गाया है वो भाई ग्रेविटी कंट्रोल को इस्तेमाल करती है और वो तभी हम देखते हैं कि वो जो बोर है वो भाई जमीन में दस जाता है और तभी भाई आती है अपनी मिलिम जो कि उसके स्लाइम फॉर्म में है और वो भाई उस बोर के ऊपर अटैक करती है। भाई आर पार चले जाती है उसकी और उसका अटैक का नाम होता है डेथ स्टिलेटो। और भाई ये सीन देख के यहाँ पे मिलिम भी खुश होती है। लेकिन मिलिम को देख के यहाँ पे गाया खुश हो जाती है कि भाई क्या ही परफेक्ट टीम है हम लोग। लेकिन उसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं कि गाया की जो ट्रेनिंग है वो भाई बहुत ही स्मूथली चल रही है अपने डंजन के अंदर और उस प्रैक्टिस के दौरान ही वो अभी इस ग्रुप का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट हो चुकी है। लेकिन उसके थोड़े टाइम बाद हम देखते हैं यहाँ पे ये लोग फाइनली उस मॉन्स्टर को हरा देते हैं जिसका नाम है भाई बोविक्स, जिससे भाई वो अभी तक हरा नहीं पाए थे और भाई फाइनली ये बंदा हार चुका है इनके टीम कॉम्बिनेशन की वजह से। और हम देखते हैं कि यहाँ पे सबके सब लोग बहुत ही खुश हो जाते हैं और यहाँ पे अपने रफाल से एक्सप्लेन करते हैं कि यहाँ पे तुम लोगों ने फाइनली डंजन का जो 50th फ्लोर है उसे कॉन्कर्ट कर लिया जो कि भाई बहुत ही टाइम से वो कर नहीं पा रहे थे और भाई ये बंदे बहुत ही खुश हो चुके हैं और हम सबको देखते हैं यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे वेल्डोरा कहता है कि भाई बोविक्स को हमने फाइनली हरा दिया, मतलब इनके अवतार फॉर्म में। और यहाँ पे रामिरेस भी कहते हैं कि फाइनली शायद हम बहुत ही स्ट्रांग हो चुके हैं अभी। तो भाई यहाँ पे जो मिलिम है वो भी हंस के कहते हैं कि बिल्कुल सही कहा तुमने क्योंकि हम अभी शायद किसी को भी हरा सकते हैं। और भाई हम यहाँ पे गाया को भी देखते हैं वो भी यहाँ पे बहुत ही खुश है। लेकिन तभी उन दोनों को पीछे से आवाज आती है तुम शायद बहुत ही मजे कर रहे हो यहाँ पे। और यहाँ पे मिलिम कहते हैं कि तुमने बिल्कुल सही कहा। लेकिन तभी वो पीछे मुड़ के देखती है और वो चिल्लाती है क्योंकि भाई उसके पीछे होती है फ्रे। और भाई तभी इसको देख के यहाँ पे फिर से वही सीन रिपीट होता है क्योंकि वेल्डोरा और रामिरेस फिर से वही से भागने लगते हैं और वो कहते हैं कि हमको रिसर्च करनी है तो हमें जाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे फ्रे मिलिम से कहते हैं कि तुमने मुझे प्रॉमिस किया था कि जब गाया पैदा हो जाएगी तो तुम जल्दी से वापस आ जाओगी। लेकिन यहाँ पे भाई मिलिम बहुत ही टेंशन में कहते कि तुमने बिल्कुल सही कहा, लेकिन यहाँ पे गाया को ट्रेन करना भी बहुत जरूरी था, इस वजह से मुझे यहाँ पे रुकना पड़ा। और उसके बाद भाई हम बहुत ही खतरनाक सीन देखते हैं जहाँ पे फ्रे कहते हैं शायद गाया से ज्यादा तुम्हें ट्रेनिंग की ज्यादा जरूरत है क्योंकि पहले तो तुम्हें ये सीखना पड़ेगा कि तुम जो प्रॉमिसेस करते हो तुम्हें उसे नहीं तोड़ना चाहिए। तो भाई यहाँ पे रिमोरू समझ जाता है कि भाई मिलिम पावरफुल होगी लेकिन फ्रे के सामने वो डिबेट में कुछ भी नहीं कर पाती है। तो उसके बाद हम फ्रे को देखते हैं और वो यहाँ पे रिमोरू से कहते हैं कि क्या मिलिम के जाने के बाद आप गाया का ध्यान रखोगे। तो भाई यहाँ पे अपना रिमोरू कहता है कि बिल्कुल भी, क्योंकि यहाँ पे सारी चीजें हैं
उसे एजुकेट करने के लिए, तो मैं बिल्कुल ऐसा करूंगा। तो भाई यहाँ पे फ्रे उसे थैंक यू कहती है, क्योंकि यहाँ पे जो गाया है वो मिलिम की बहुत ही अच्छी फ्रेंड है। और उसी कॉर्नर में हम भाई यहाँ पे मिलिम को रोते हुए भी देखते हैं। लेकिन तभी उसके बाद हम सीन देखते हैं जहाँ पे फिर से फ्रे यहाँ पे मिलिम को घसीटते हुए लेके जा रही है। और रिमोरू ये सीन देख के सोचता है कि भाई ये सीन अभी बहुत बार हो चुका है, मतलब वो अभी सरप्राइज नहीं होने वाला है ये सीन देख के। और भाई यहाँ पे मिलिम चिल्लाते कि मैं फिर से वापस आऊंगी। और भाई यहाँ पे हर बार का जैसा रिएक्शन जो कि रिमोरू का है। लेकिन भाई हम यहाँ पे गाया को देखते हैं जो भाई बेचारी रो रही है। लेकिन उसके बाद यहाँ पे रिमोरू उसका जो अवतार है उसे ऑटो मोड पे डाल देता है और उसे ऑर्डर करता है कि भाई तुम हमेशा गाया के साथ ही रहोगे, उसके प्रोटेक्शन के लिए और बाकी सारी चीजों के लिए। लेकिन उसके बाद अपना सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे रिमोरू ऑफिस के अंदर बैठा है और उसके सामने भाई भर भर के सारे पेजेस ला के रख दिए। और वो कहता है कि भाई अभी काम का टाइम हो चुका है। लेकिन उसके बाद वो शियोन से कहता है कि क्या ये इतने ही है अभी? लेकिन शियोन कहते हैं कि नहीं नहीं, ये जो पीछे के 4 बड़े पहाड़ है वो भी है। तो यहाँ पे रिमोरू सोचता है कि मैं जो अभी बॉस बन चुका हूँ तो मैं सारी चीजों में अपनी बात कह सकता हूँ। तो उस वजह से मैंने बहुत सारे जो छोटे छोटे काम है वो रिगार्ड और बाकी मिनिस्टर को दे रखे हैं, क्योंकि हमारे रिलेशन वेस्टर्न नेशन के साथ अभी अभी ओपन हुए हैं। और उस वजह से हमारा जो लीगल फ्रेमवर्क है हमारे नेशन का वो भाई अभी तक बन नहीं पाया है। तो उसी वजह से वो यहाँ पे रिगार्ड से कहता है कि उसने एक प्लान के बारे में सोचा है। और वो कहता है कि हमें एक 3 ब्रांच सिस्टम बनानी चाहिए इन सारी चीजों को मैनेज करने के लिए। और वो एक्सप्लेन करता है कि हम अपने नेशन को ताकत से नहीं बल्कि लॉ के जरिए चलाएंगे, उस वजह से हम लॉफुली इस नेशन को चला पाएंगे। तो उसके बाद यहाँ पे रिमोरू सोचता है कि मैं बस यहाँ पे इस बारे में सोच रहा हूँ कि वहाँ पे जो जज होगा जो कि भाई वहाँ पे डिसाइड करेगा कि कौन गिल्टी है और कौन नहीं, बस वहाँ पे कोई उस जज को ही ना उड़ा दे। तो भाई यहाँ पे रिगार्ड भी कहता है कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो हमारा जो जस्टिस है वो अनबायस हो जाएगा। तो उस वजह से हमें ऐसे बंदा के चूज करना चाहिए जो कि खुद को डिफेंड करने लायक भी हो। लेकिन उसके बाद यहाँ पे रिगार्ड कहता है कि ये जो वीकर स्पीसीज है जिसमें कि भाई गॉब्लिन्स भी आते हैं, तो उसके अंदर के जो लोग हैं वो भाई गिफ्टेड है ऐसी चीजों करने के लिए, मतलब जो थोड़ी सोचने वाली चीजें है। लेकिन उसके दूसरी तरफ जो अपने फाइटिंग वाले बंदे हैं जो कि भाई बहुत स्ट्रांग है, वो भाई ऐसे डॉक्यूमेंट वाली चीजों में इतना बढ़िया काम नहीं करते। तो यहाँ पे रिमोरू भी सोचता है कि यही तो बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि मॉन्स्टर में ऐसा होता है कि अगर तुम्हें लीड करना है तो तुम्हारे उस लीडर के पास ताकत भी होनी चाहिए, तभी मॉन्स्टर तुम्हें एक्सेप्ट करेंगे। लेकिन वो ऐसे लोगों को भाई काउंसिल के अंदर नहीं बैठा सकता और उसकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है वहां पे नहीं बैठा सकता। तो तभी यहाँ पे रिमोरू सोचता है कि हमें एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन चाहिए जो भाई इन सारी चीजों को टैकल कर पाए। तो भाई यहाँ पे अपना रिगार्ड भी कहता है कि आप बिल्कुल सही कह रहे हो और यहाँ पे ये इंटरनली भी काम करनी चाहिए, क्योंकि फाउंडर फेस्टिवल होने के बाद यहाँ पे बहुत सारे ताकतवर लोग हमारे नेशन के अंदर आ रहे हैं, तो अपनी जो सिक्योरिटी टीम है वो अकेले इन सारे लोगों को नहीं रोक पाएंगी। तो यहाँ पे रिमोरू सोचता है कि ये बिल्कुल सही बात कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखो जो बेनीमारू और सोए है उनको भाई बस रिमोरू ऑर्डर दे सकता है और कोई भी नहीं। तो उस वजह से जो सिक्योरिटी टीम है वो भाई बेनीमारू और सोए को तो ऑर्डर नहीं दे पाएगी। तो उसी वजह से यहाँ पे रिमोरू सोचता है कि आखिर उसे अटॉर्नी जनरल के लिए किसे चूज करना चाहिए। और यहाँ पे उसके दिमाग में कोई भी बंदा नहीं आता कि जो कि भाई अटॉर्नी जनरल बन पाएगा। तो यहाँ पे उसके बाद रिमोरू कहता है कि हम बहुत सारे लॉज और सिस्टम यहाँ पे इंप्लीमेंट कर रहे हैं, लेकिन हमारी सिचुएशन बहुत ही बुरी है, क्योंकि हमारे पास उतने लोग भी नहीं है और हमारा जो मैकेनिज्म है वो उस वजह से बढ़िया तरीके से काम भी नहीं कर रहा है। तो तभी भाई यहाँ पे ये चीज सोचते वक्त यहाँ पे रिमोरू बाहर टहलने निकल जाता है। और यहाँ पे बाहर जाते जाते रिमोरू सोचता है कि उनको भाई बहुत लोगों की शॉर्टेज हो रही है यहाँ पे, क्योंकि काम करने के लिए लोग ही नहीं है। उसमें से पहला बंदा है जो कि चीफ जस्टिस बनेगा, दूसरा है जो अटॉर्नी जनरल बनेगा और तीसरा होने वाला है एक डिप्लोमेट जिसे भाई रिमोरू काउंसिल के अंदर सेंड करेगा उसकी जगह। तो तभी उसके बाद यहाँ पे रिमोरू टेलीपोर्ट होता है एनिमल किंगडम ऑफ यूरोजेनिया में, जहाँ पे कि भाई मिलिम का जो फ्यूचर कैसल है वो बन रहा है। और वो उसे देख के सोचता है कि भाई ये तो बहुत ही जल्दी बन रहा है, मतलब बहुत ही फास्ट वर्क चल रहा है। और तभी वो यहाँ पे गेल्ड को ग्रिड करता है और यहाँ पे गेल्ड भी उसे ग्रिड करता है। लेकिन उसके बाद यहाँ पे इन दोनों की बातें चलती है और यहाँ पे रिमोरू उसकी तारीफ करता है कि तुमने इसका जो फाउंडेशन है वो बहुत ही जल्दी बना लिया है, शायद वो जो अपने वॉर प्रिजनर है वो बहुत ही हार्ड वर्क कर रहे हैं यहाँ पे। तो भाई यहाँ पे अपना गेल्ड जवाब देता है कि बिल्कुल सही कहा सर, क्योंकि आपने जो मुझे एडवाइस दी थी मैं उसी के ऊपर काम कर रहा हूँ। और यहाँ पे गेल्ड एक्सप्लेन करता है कि मैं जब उनके पास गया उन लोगों के पास और मैंने उनकी जब प्रॉब्लम सुनी तो तब जाके मुझे समझ में आया कि आखिर मुझे करना क्या चाहिए, क्योंकि उसमें से बहुत सारे लोग थे जो कि भाई उनके फ्यूचर को लेके डरे हुए थे, क्योंकि वो सब लोग क्लेमेंट के अंडर काम कर रहे थे और भाई सबको पता है क्लेमेंट कैसा नमूना था। तो यहाँ पे वो एक्सप्लेन करता है कि उन लोगों को ऐसा लग रहा था कि जब यहाँ पे काम खत्म हो जाएगा तो भाई हम सब लोग इनको खत्म कर देंगे। तो यहाँ पे गेल्ड एक्सप्लेन करता है कि मैंने उन लोगों को समझाया कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा था और हम जब हॉक लॉर्ड के साथ काम कर रहे थे हमने कितने लोगों को खत्म कर दिया, लेकिन उसके बावजूद भी आपने हमको जगह दी और हमको बचाया भी और हमको काम करने के लिए भी चीजें दी। तो यहाँ पे रिमोरू ये सुनकर कहता है कि तो फिर क्या ये चीजें काम कर गई? तो यहाँ पे गेल्ड कहता है कि बहुत लोगों ने जब बात सुनी तो वो बहुत लोग उसमें से मान गए और उसके बाद वो कहता है कि जो लोग स्टबन थे मैंने उनका पीछा किया और उनको कन्विंस भी किया धीरे धीरे करके। तो भाई यहाँ पे रिमोरू सोचता है कि भाई वो बहुत ही ग्लैड है, बहुत ही खुश है कि उसके पास गेल्ड जैसा बंदा है जो कि भाई यहाँ पे इन सारे लोगों को संभाल सकता है, क्योंकि यहाँ पे वो बस एक बिल्डिंग नहीं बना रहे बल्कि दूसरी तरफ उनका हाईवे का कंस्ट्रक्शन चालू है और दूसरी तरफ उनका जो रेल रोड का कंस्ट्रक्शन है जो कि मैजिट्रेन के लिए हो रहा है वो भी चल रहा है। और उसमें बहुत सारे लोग मैजिट्रेन का जो सिस्टम है उसके खिलाफ भी थे, क्योंकि अगर ऐसा होता कि ईस्टर्न एम्पायर जब अटैक करेगा तो वो हमारी ट्रेन को फ्रीज करके उन्हीं के इस्तेमाल से हमारे ऊपर अटैक कर सकता है। तो ये भी सारी चीजें हो सकती है। और ये
जो टेक्नोलॉजी यहाँ पे डेवलप हो रही है तो उस वजह से जो एंजल्स है वो भी हमारे ऊपर अटैक कर सकते हैं। तो भाई ये सारी चीजें इनके दिमाग में चलती है। लेकिन उसके बाद यहाँ पे रिमोरू कहता है कि ये सारे देखो वैलिड पॉइंट्स है, लेकिन इसके वजह से हम जो हमारे प्रोग्रेस है वो तो नहीं रोक सकते, क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ता कि अगर यहाँ पे ये रोड खत्म हो जाए और या फिर ये कंस्ट्रक्शन खत्म हो जाए, कोई भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये हमारे असेट नहीं है बल्कि हमारे असेट है ये सारे लोग जो हमारी मदद कर रहे हैं इन कामों के लिए। तो भाई यहाँ पे रिमोरू जाते जाते सोचता है कि यहाँ पे वो बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम फेस कर रहा है, क्योंकि भाई उसकी गवर्नमेंट को चलाने के लिए लोग ही नहीं है। लेकिन भाई यहाँ पे गिल्ड की वजह से बहुत ही चीजें कंस्ट्रक्शन में तो भी आसान हो चुकी है। लेकिन तभी उसके बाद यहाँ पे रिमोरू इधर से निकल जाता है और वो जाता है भाई वेल्डोरा और रामिरेज के सामने, मतलब भाई डंजन के फ्लोर 95 पे। और यहाँ पे वेल्डोरा से कहते हैं कि फाइनली हमने इस टेस्ट यूनिट को कंप्लीट कर लिया। और भाई यहाँ पे रामिरेज भी कहते हैं कि मैं अभी बहुत ही कॉन्फिडेंस में हूँ क्योंकि हमने ये चीज कंप्लीट कर ली है। तो भाई यहाँ पे रिमोरू को समझ नहीं आता कि भाई आखिर ये किस बारे में बात कर रहे हैं। तो भाई यहाँ पे रिमोरू देखता है इन सबको और वो सोचता है कि हमारे पास बहुत सारे लोग थे, मतलब बहुत सारे एक्सपर्ट है, जिसमें कि कुछ लोग एल्केमिस्ट है ड्रैगन से, कुछ लोग भाई सॉर्सरस रिसर्चर्स है थैलियंस है, और दूसरी तरफ भाई लूबिलस के अंदर से जो वैम्पायर्स है जिनके पास भाई दुनिया भर का वक्त है, क्योंकि भाई ये वैम्पायर है मरने तो वाले है नहीं। तो ये सब लोग जब इकट्ठा मिलकर काम कर रहे हैं तो उसी के वजह से इनका जो प्रोजेक्ट है मैजिक ट्रेन का वो भाई लगभग अभी खत्म होने वाला है। और ये जो वैम्पायर्स है भाई इनको ओवरकमर्स कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने जो इनकी वीकनेस है मतलब सन वाली, जो कि भाई सन में जाके वो खाक हो जाएंगे, तो वो भाई उन्होंने ओवरकम कर लिया। लेकिन उसके बाद भाई हम देखते हैं यहाँ पे एक नियरली कंप्लीटेड मैजिक ट्रेन को, जिसको भाई वो कहते हैं मैजिक ट्रेन नंबर 0। और भाई ये देख के सबके सब बहुत ही खुश होते हैं। और उसके बाद यहाँ पे वेस्टा कहते हैं कि हम जल्दी इसकी जो बॉडी टेस्टिंग है मतलब ड्यूरेबिलिटी टेस्ट है वो जल्दी करना शुरू कर देंगे। और उसके बाद हम इसमें जो फ्लाइट कार्स है, जो कि भाई पैसेंजर के लिए सीटिंग अरेंजमेंट है, स्लीपर्स है, और इवन डाइनिंग रूम्स भी इसके अंदर इंस्टॉल करने वाले हैं। और यहाँ पे काइजिन करता है कि ये जो स्टीम इंजन है यही पे बस स्टोरी खत्म नहीं होती, क्योंकि हमें इसे एक कंप्लीट पैकेज बनाना है। उसके बाद वो एक्सप्लेन करता है कि इसका जो पावर है वो भाई जनरेट हो रहा है हमारे स्पिरिट कोर की वजह से। और वो एक्सप्लेन करता है कि ये जो स्पिरिट कोर है वो भाई मैजिकल को कन्वर्ट करता है हीट एनर्जी में, और उसके वजह से जो पावर जनरेट होती है और उससे भाई टरबाइन घूमते हैं। और वो बताता है कि ये जो कोर है वो हम हमारे मैजिक आर्मर में इस्तेमाल करना चाहते थे, जो कि भाई इनके मैजिक आर्मर वाले सोल्जर थे उसके अंदर, लेकिन वो अभी उन्होंने इसके अंदर लगा दिए। तो भाई यहाँ पे वेस्टा भी कहता है कि ये इस वजह से हो पाया क्योंकि ये जो सारे एक्सपर्ट है यहाँ पे आए हैं, शायद उसी की वजह से ये पॉसिबल हो पाया है। और यहाँ पे काइजिन कहते हैं कि लेडी रामिरेज की वजह से भी बहुत मदद मिली है। तो भाई उसके बाद यहाँ पे वेल्डरा कहता है कि क्या तुम यहाँ पे सरप्राइज हो चुके हैं रिमोरू, लेकिन यहाँ पे रामिरेज भी कहते हैं कि हम जब सीरियस होते हैं तो हम भी ऐसे चीज कर सकते हैं। तो भाई यहाँ पे रिमोरू कहता है कि तुमने बहुत ही बढ़िया काम किया है यहाँ पे। लेकिन उसके बाद भाई हम इस ओवरकमर को देखते हैं, मतलब इस वैम्पायर को, और वो कहता है कि हम हमेशा क्यूरियस रहते हैं ऐसी नई चीजों को डिस्कवर करने के लिए, लेकिन हमें यहाँ पे मदद करके बहुत ही मजा आया और हम इस एक्सपेरिमेंट से भी बहुत ही प्यार करते हैं। तो भाई यहाँ पे रिमोरू उसे देख के सोचता है कि भाई ये बंदा जो कि ओवरकमर्स है वो भाई सच में बहुत ही खतरनाक है, मतलब अलग ही ब्रीड है, क्योंकि भाई वो नाचते नाचते यहाँ पे सारी चीजों को कह रहा है। लेकिन उसके बाद यहाँ पे काइजिन कहता है कि मैं अभी भी बहुत सारी चीजों के बारे में आपसे बात करना चाहता हूँ बॉस। तो भाई यहाँ पे रिमोरू बिल्कुल तैयार हो जाता है कि बिल्कुल हम करेंगे। लेकिन उसके बाद भाई यहाँ पे रिमोरू इन सबसे कहता है कि देखो अपनी जो कंप्लीशन है इस मैजिक ट्रेन का वो अभी नियरली कंप्लीट हो चुका है, तो उसके वजह से अभी हम पार्टी करेंगे। ये सुन के भाई काइजिन भी खुश हो जाता है और बाकी के लोग भी खुश हो जाते हैं। लेकिन भाई उसके बाद अपना सीन शिफ्ट होता है स्पिरिट रियल्म के अंदर, जिसे हम वर्ल्ड ऑफ डीमंस भी कहते हैं और उसी को हम लैंड ऑफ डेड और हेल भी कह सकते हैं। और वहाँ पे हम सीन देखते हैं कि भाई वहाँ पे बहुत सारे डीमंस है, लेकिन यहाँ पे इन सबको देख के अपना जो डियाब्लो है वो कहता है कि बहुत सारे नमूने यहाँ पे नए आ चुके हैं। तो भाई उसमें से एक नमूना मतलब एक डीमन आता है कि भाई तू आखिर है कौन और आया कहाँ से, मैंने तुझे पहले यहाँ पे कभी भी नहीं देखा। और भाई ये बातें करता है सीधा डियाब्लो के मुंह पे जाके, और तभी भाई डियाब्लो एक ही रैपेट में इसको फोड़ देता है। भाई हम देखते हैं कि इसका चेहरा फूट चुका है और उसकी हम एक आग भी निकलते हुए देखते हैं। और यहाँ पे डियाब्लो सोचता है कि ऐसे बेवकूफ डीमंस को लेने से अच्छा है कि मैं किसी को भी ना लूं, क्योंकि भाई इनसे कोई भी फायदा नहीं होने वाला। और उसके बाद वो कहता है कि शायद मुझे लगता है कि मुझे मेरे पुराने दोस्तों के पास जाना चाहिए उनको शामिल करने के लिए, और शायद वो सर रिमोरू के बहुत काम आएंगे। लेकिन तभी उसके बाद हम सीन देखते हैं यहाँ पे डियाब्लो एक साइड खड़ा है और उसके सामने एक लड़की बैठी है और वो उससे कहते हैं कि आखिर तुम यहाँ पे कर क्या रहे हो नॉयर। और यहाँ पे अपना डियाब्लो कहता है कि देखो अभी मुझे डियाब्लो के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे वो लड़की कहती है कि अच्छा तो तुम्हें नाम भी मिल चुका है। और यहाँ पे डियाब्लो कहता है कि बिल्कुल सही कहा तुमने, और आगे चल के तुम मुझे उसी नाम से बुलाना, माय डियर जॉन। और भाई हम देखते हैं यहाँ पे द ब्लैक प्राइमोर्डियल डियाब्लो और उसके सामने है द येलो प्राइमोर्डियल जॉन, जो कि भाई एक दूसरे के सामने फिर से आ चुके हैं। तो इसी के साथ दोस्तों ये चैप्टर खत्म होता है। तो अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को हाइप अप भी कर देना। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में।